हेलो 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 हाय। ये है हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन सीरीज का क्लास नंबर 1 और इस पूरे सीरीज में हम ऑप्शन एंड फ्यूचर को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं। देखो दोस्त, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं। अगर 100 लोग ऑप्शन के मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उनमें से 90 लोगों का लॉस होता है। हम कोशिश करेंगे उन 10 लोगों में आने का, ना कि 90 लोगों में आने का। इस सीरीज में, इस पूरे कोर्स में मैंने जितनी चीज़ों को बताया है, अगर आप इन सारे क्लासेस को कम से कम 2-2 बार लेते हो, प्रॉपर नोट्स बनाते हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप उन 10 लोगों में आओगे, ना कि उन 90 लोगों में। एक और चीज़ मैं लगे हाथ क्लियर करते हुए चलना चाहता हूं कि अगर आपकी जेब में सिर्फ 10,000 रुपए हैं तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि ऑप्शन के मार्केट में जाके आप हर दिन इस 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम अपने साइकोलॉजी वाले क्लास में, जो हमारी एक दो क्लासेस होंगी साइकोलॉजी पे, उसमें हम इस चीज़ पे और डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको मार्केट में जाके सट्टे बिल्कुल नहीं मारने हैं। मैं आपको जिस तरीके से, पहले आपको इस पूरे सीरीज को बिना कोई ट्रेड लगाए पूरे ध्यान से देखना है, नोट्स बनाने हैं, पहले सब कुछ समझना है, और उसके बाद से हम लोग पेपर ट्रेडिंग पे पेपर ट्रेड करेंगे, मॉक टेस्ट स्टॉक मॉक पे जाके, और उसके बाद से आप रियल लाइफ में ट्रेड्स डालना शुरू करोगे। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट भी करोगे तो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करना है। चाहे आपके पास पैसा ज़्यादा भी है, लेकिन अपनी इस टेम्पटेशन को आप कंट्रोल करो। 3 से 6 महीने तक आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करोगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो देखो दोस्त, कोई भी प्रोडक्ट जब अपनी वैल्यू किसी दूसरे प्रोडक्ट से डिराइव करता है ना, तो उस प्रोडक्ट को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दही जो है वो कहाँ से बनता है? दूध से बनता है। तो दही दूध का डेरिवेटिव हो गया। अगर आप बात करोगे डीजल पेट्रोल की, तो डीजल पेट्रोल एक तरह से डेरिवेटिव है क्रूड ऑयल के। इन सब के प्राइसेस किस तरीके से किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? क्रूड ऑयल पे। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे ना, तो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इन सभी के भी प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। या फिर अगर आप दूध के सिर्फ प्राइसेस को ऊपर कर दो, तो आप देखना लोग ऑटोमेटिक दही के प्राइसेस को ऊपर कर देंगे। जो भी मिठाइयाँ बनती हैं खोया से, उन सब के रेट ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो रही थियोरेटिकल बात। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से समझे, तो मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा लाइव मार्केट में। और यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है धन का इंटरफेस। देखो, अगर आप में से किसी को धन का इंटरफेस नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगा जिसमें पूरे धन के इंटरफेस को मैं कवर करने वाला हूँ। क्योंकि हमारी ये जो पूरी की पूरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की सीरीज होने वाली है, मैं इसी वाले इंटरफेस पे आपको ला के शूट करूंगा। तो देखो दोस्त, बॉटम लाइन ये है कि मैं यहाँ पे किसी का भी इंटरफेस यूज कर सकता हूँ। अब बस रैंडम यहाँ पे धन आ गया तो मैं धन पे शूट कर रहा हूँ। कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि धन पे अगर आप अपना अकाउंट खोल रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है जीरोधा से, या फिर जीरोधा ज़्यादा बेटर है अप स्टॉक से। उसका डिसीजन आपको खुद लेना है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप एक रिटेलर जैसा ट्रेड कर रहे हो ना, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, लगभग सब पे केस वही है। इस डेरिवेटिव को समझाने के लिए मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मान लो आपसे आपके दोस्त ने बोला कि भाई रिलायंस जो है ना, ये ऊपर जाने वाला है। तो इस केस में मैं यहाँ पे रिलायंस को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ। तो देखो दोस्त, इस रिलायंस का यहाँ पे मैं चार्ट भी लगा देता हूँ। तो फिलहाल में जो रिलायंस है वो किस भाव पे चल रहा है? 1274 रुपये 50 पैसे के रेट पे। अब इस केस में अगर आपको लगता है कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप रिलायंस को बाय करते हो। अगर आपको लगता है कि ये नीचे जाएगा, तो आप शॉर्ट सेल करते हो। लेकिन अगर मैं इस सर्च बॉक्स में रिलायंस आके जगह टाइप करता हूं, तो ये वाला तो आपको समझ में आ रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री जिसको आप बाई करने वाले हो। लेकिन अगर इसी लिस्ट में मैं नीचे क्यों आ जाऊं ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है रिलायंस ऑप्शन समरी, रिलायंस ऑप्शन चेन, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है रिलायंस EPR FUT। तो इन सब का कुछ मतलब है। अगर आप इसमें नीचे क्यों रहोगे, तो आप देख रहे हो कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट एक तरह से डेरिवेटिव हैं इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के। आप यूं समझना कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, ये एक तरह से मेन पेड़ है, और इसी की ये सारे शाखाएं हैं, एक एक टहनियां हैं, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के प्राइसेस पूरी तरह से किस चीज पे डिपेंड करेंगे? अपने पेड़ पे, अपने मेन अंडरलाइंग एसेट पे, यानी कि रिलायंस पे। हो सकता है रिलायंस अगर ऊपर जाएगा तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इन सब के रेट ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाए। इसके साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि अगर रिलायंस नीचे आया, तो हो सकता है इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के रेट आपको नीचे आते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि लाइव मार्केट में जब हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं तो हम किस तरीके से यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मान लो यहाँ पे हम टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा टाटा मोटर्स का पहले चार्ट, और उसके बाद से उसके हम डेरिवेटिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्त, यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट लगाया। जैसे ही मैंने टाटा मोटर्स सर्च किया, आप देख रहे हो नीचे पे ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। इनके आगे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या लिखा है? टाटा मोटर्स 10, आगे कुछ लिखा है JUL, उसके आगे लिखा है 660, उसके आगे लिखा है पुट। तो इसका मतलब क्या है? इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन फिलहाल में आप यूं समझना, ये जो टाटा मोटर्स है ना, ये है आपका अंडरलाइंग एसेट,
और इसी अंडरलाइंग एसेट की जो टहनियाँ हैं वो ये सारे हैं, जिनको एक तरह से आप कह सकते हो कि ये टाटा मोटर्स के डेरिवेटिव हैं। हो सकता है टाटा मोटर्स अगर ऊपर गया तो इन सब के रेट ऊपर जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे, और टाटा मोटर्स अगर नीचे की ओर गिरा तो इन सब के भी रेट आपको नीचे हुए गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप आपको अभी पे समझ में आ रहा है कि व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव माने कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे प्रोडक्ट से डिराइव करेगा। ये सारे अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? टाटा मोटर्स से। अगर हम बात करें डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री की, तो 12वीं शताब्दी से हमें डेरिवेटिव वाले कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जब 12वीं शताब्दी था उस समय पे मार्केट तो नहीं था, लेकिन उस समय पे जिस तरीके से लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूँ। आप इमेजिन करना दोस्त, एक बिजनेसमैन है और ये जो बिजनेसमैन वाले भैया हैं इनका जो मेन काम है वो है टोमेटो केचप बेचने का। तो इनके लिए जो मेन रॉ मटेरियल है वो क्या है? वो है इनके लिए एक टोमेटो। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो बनाया हुआ है। अब टमाटर खरीदने के लिए ये एक फार्मर के पास जाते हैं और फार्मर को सिंपल सा प्रपोजल देते हैं। ये बोलते हैं कि भैया आज के डेट पे 10 रुपये केजी के हिसाब से टमाटर मिल रहा है, तो हम लोग आज के दिन पे ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप अगले साल पे आप जितना भी टमाटर आपके पास होगा ना, आप मुझे 11 रुपये के भाव पे दे दोगे, और इस बात को कह के ये इनको कुछ एडवांस का पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हमें उस समय पे देखने को मिलते थे और इसे ही हम बोलते थे डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे डेरिवेटिव मार्केट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें लोग खरीद बेच करते हैं। देखो, इसके पहले आपने इक्विटी शेयर्स की खरीद बेच करी है, तो बड़ा ही सिंपल है। एक शेयर एक इंसान खरीदता है, एक इंसान बेचता है, तो उसमें आपको सब कुछ बड़े ही सिंपल तरीके से समझ में आता है। वह है जब आप हमारे डेरिवेटिव मार्केट में आएंगे ना, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं और अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट्स भी हैं, जिसकी वजह से इस मार्केट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पहले वाले मार्केट से कहीं ज़्यादा है। तो हमें एक एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड, जिसकी लोग खरीद बेच करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर, उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन। एक और इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है स्वैप। फिलहाल में हम इसको कवर नहीं करेंगे, मतलब मैं जब ये कोर्स एंड हो रहा होगा उस समय पे मैं थोड़ा सा जरूर स्वैप को कवर कर दूंगा। देखो यहाँ पे एक पीडीएफ है, तो जब ये कोर्स खत्म होगा ना उस समय पे हम इस चीज़ को भी करते हुए चलेंगे। और ये सारे पीडीएफ्स आपको, ऐसे वाले जितने भी पीडीएफ्स हैं इन सब का भी आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्त, ये वाला जब मैं पीडीएफ करूंगा तो इसके एकदम बॉटम में स्वैप को मैंने समझाया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से हम आके स्वैप को समझ लेंगे। ओके जी, हम वापस आते हैं अपने वाले कोर्स पे। सो देखो दोस्त, मैं आपको फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है तीनों चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ताकि आप इन चीज़ को कभी भी ना भूलो। एंड ऑल्सो एक चीज़ को मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने इस सीरीज को सच में रिलीजियसली फॉलो किया ना, तो अगर आप ब्लड टेस्ट भी करवाओगे तो कोई आपसे ज़रूर बोलेगा आपने अर्नव से एफएनओ सीखा है क्या, क्योंकि आपके ब्लड में एफएनओ आने लगेगा। देखो, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जोक्स अपार्ट। तो मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, आप में से ही कोई स्टूडेंट हो सकता है। राम ने एक छोटी सी एनालिसिस करी और वो इसकी एनालिसिस है राइस पे। मान लो फिलहाल में राइस इसको दिखा 10 रुपये केजी के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन आने वाले सिर्फ 6 महीनों में इसका रेट 10 रुपये से बढ़ के जाने वाला है 50 रुपये पे। अब इस पर्टिकुलर केस में राम किस किस तरीके से पैसे बना सकता है? राम के पास एक ऑप्शन है कि ये आज के दिन पे राइस को बाई कर ले और बाई करके स्टोर कर ले, जब रेट ऊपर जाएगा तो ये इसको बेच देगा। लेकिन इसमें राम को प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसे लग रहा है कि यार मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इतना सारा राइस खरीदूंगा, उसे रखने के लिए एक स्टोरेज चाहिए, राइस को धूप लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो किसी तरीके से खराब हो जाएगा, तो उसकी देख रेख भी करनी पड़ेगी, जो राम को बहुत ही हैवी लग रहा है। तो राम ने सोचा कि इसका सॉल्यूशन ये है कि जो इंसान चावल को बेचता है मैं उससे ही एक बात कर लेता हूँ ना। तो मान लेना कि ये गया एक शॉप पे, और शॉप पे जाके एक भैया थे, उनसे बोला कि भैया आप अगर चावल बेचते हो तो क्या आप मुझे 1 लाख केजी चावल दे दोगे? भैया ने बोला एकदम दे देंगे, आपको जब लेना है ले लो। इसने रेट पूछा, भैया ने रेट बताया 10 रुपये पर केजी, क्योंकि उस समय पे वही रेट चल रहा था। राम ने इन भैया से बोला कि भैया मुझे चावल तो आपसे लेने हैं, लेकिन अभी पे नहीं, आज से 6 महीने के बाद। क्या आपको लगता है कि सिर्फ राम की जुबान पे ये भैया ये 1 लाख केजी चावल रोक के रखने वाले हैं? मुझसे आप पर्सनली पूछोगे तो बिल्कुल भी नहीं। ये भैया ने जरूर इनसे बोला होगा कि आप कुछ एडवांस दे दो, उसके बाद से मैं आपके लिए चावल रोक के रख दूंगा और 6 महीने के बाद आप आके मुझसे लेके जाना। नाउ इन दिस केस राम ने इनको एक एडवांस पे भी किया, और वो एडवांस था 10,000 रुपये का, और इसके बदले में ये शॉपकीपर ने बोला कि आप 6 महीने के बाद आना और आप मुझसे इतना चावल लेके जाना 10 रुपये के भाव पे। 6 महीने बाद जैसी राम की एनालिसिस थी, मार्केट में वैसा ही हुआ। जो राइस के रेट थे वो 10 रुपये से बढ़ के एक्चुअली में 50 रुपये पे चले गए। तो इस केस में राम पहुंचा इस शॉपकीपर के पास और जाके बोलता है कि भैया वो चावल की जो हमारी बात हुई थी उसकी डिलीवरी कर दो, जिसका मैंने एडवांस पेमेंट आपको ऑलरेडी किया हुआ है। अब आप इमेजिन करो, ये जो शॉपकीपर है ना, ये अपने एरिया का राउडी है, और इसने बोला राम से कि जाओ जो करना है कर लो, चावल नहीं दे रहा। क्योंकि इस शॉपकीपर को क्या दिख रहा था
इसको दिख रहा था कि अभी पे जो चावल इसको 10 रुपये पे दूंगा उसका रेट 50 रुपये चला गया है। तो यहाँ पे इनको लग रहा था कि यार अगर इसको चावल को नहीं देता हूँ, इस पैसे को मैं मार लेता हूँ तो मुझे वो प्रॉफिट हो जाएगा। अब इस केस में आपको नहीं लगता है कि राम बेचारा फंस गया? इसने सब कुछ किया, बेचारे ने एनालिसिस करी, एडवांस पे किया, दुकानदार से बात किया, और उसके बाद भी जब प्रॉफिट लेने का समय आया तो उसको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। या फिर इसी चीज को आप रिवर्स कर दो, 6 महीने के बाद से चावल के रेट एक्चुअली में ऊपर नहीं गए, ये रेट नीचे आ गए और फिलहाल में चावल चल रहा है सिर्फ 2 रुपए केजी के रेट पे। नाउ इन दिस केस आपको नहीं लग रहा है कि ये जो शॉपकीपर वाले भैया हैं ये राम के पास पहुंचेंगे और राम से बोल रहे हैं कि भैया आपने मेरे पास वो जो चावल रखवाया था ना, आपके चक्कर में मैंने होल्ड कर लिया यार, आप प्लीज उसको ले लो। अब इस केस में हो सकता है राम मना कर दे, राम अपनी बात से मुकर जाए। राम बोलता है कि भैया जो करना है कर लो, जो 10,000 का एडवांस आपको दिया था ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो वो रख लो, बाकी मैं आपसे चावल नहीं उठा रहा। और राम क्यों चावल नहीं ले रहा होगा? क्योंकि उसको लग रहा होगा कि यार अगर मैं मार्केट से डायरेक्ट खरीद लूंगा ना तो सिर्फ 2 लाख रुपए मुझे 1 लाख केजी चावल मिल जाएंगे, लेकिन इस दुकानदार वाले भैया से लूंगा तो मुझे 10 लाख रुपए का पेमेंट देना पड़ेगा। सो इस केस में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों में से कोई भी पार्टी डिफॉल्ट कर जा रही है? अभी तक की ये जितनी कहानी आप देख रहे हो ना, इसी ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें ये जो प्रॉब्लम है ना कि दोनों में से कोई भी मुकर जा रहा है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए इन दोनों से भी बड़ा एक राउडी आया जिसका नाम है एनएससी या फिर बीएससी। अब यहाँ पे राउडी बोल रहा हूँ तो नेगेटिव में मत लेना, बस मुझे आपको समझाना है। इन एनएससी और बीएससी ने राम से बोला कि भैया देखो, इन्होंने, ये शॉपकीपर ने आपको पैसा नहीं दिया ना बेटा? तो इसने बोला हाँ पैसा तो नहीं दिया। राम से एनएससी बीएससी ने बोला कि जब इस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हो ना तो कुछ नहीं, बस हमें बीच में बैठा लो, हम देखते हैं कि ये शॉपकीपर पैसे कैसे नहीं देता है। और सेम बात शॉपकीपर से बोली कि आप इनको चावल बेचने गए थे तो राम ने नहीं लिया था ना, एक काम करो आप बस बीच में हमें बैठा लो, देखते हैं कैसे राम नहीं लेता है। अब इस पर्टिकुलर केस में एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनएससी जो बीएससी जो है ना, ये गारंटर बन गया कि आपको जो खरीदने वाली बात है वो आप मेरे पे छोड़ दो, मुझे पता है शॉपकीपर से कैसे चावल निकलवाने हैं। और जो शॉपकीपर्स है इनको इस बात का गारंटी दिया कि आप मेरे पे छोड़ दो, राम को कैसे बेचना है, पैसे आप मुझसे लेके जाना, चावल आप मुझे डिलीवर कर देना 1 लाख केजी, अब मैं आपसे ले लूँगा 10 रुपये के रेट पे, बाकी राम से कैसे पैसे निकालने वो मेरे ऊपर है। लेकिन कोई भी गारंटी देगा तो आपको नहीं लगता है कि वो कुछ आपसे फ़ी ज़रूर लेगा? तो एक छोटा सा चार्ज ये लोग चार्ज करते हैं और इस तरीके से अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया। तो जैसे ही एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमारे एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, एक गारंटर इन्वॉल्व हो जाता है, एनएससी बीएससी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यही कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड से बन जाता है फ्यूचर, जो फिलहाल में आपको मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको लेके आता हूँ फ्यूचर पे। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। दोस्त अगर समझ में नहीं आया तो अभी थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी कहानी आप यूँ समझना, एक इंसान था, एक राम था, एक शॉपकीपर के पास जाके एक कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों में से कोई भी मुकर जा रहा था डिलीवरी के टाइम पे, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बीच में एक बड़ा राउडी आया, एक बड़ा गारंटर आया, और उसकी वजह से अब दोनों में से कोई भी मुकर नहीं पा रहा है। और इस तरीके से जब तक गारंटर नहीं था तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। जैसे ही गारंटर आ गया उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और रियल लाइफ की प्रॉब्लम रखता हूँ। मान लो ये जो राम है ना, ये जाता है इस शॉपकीपर के पास और जाके बोलता है कि भैया अब आप बीच में एनएससी बीएससी को रख के ना मुझे फंसा दे रहे हो, कोई तरीका ऐसा है क्या कि 6 महीने के बाद मुझे मन करे तो आपसे चावल खरीदूं, मन करे तो नहीं खरीदूं? तो इस केस में ये शॉपकीपर वाले भैया बोलते हैं कि यार एक तरीका है, ये जो आप एडवांस वाला पैसा मुझे दे रहे हो ना, ये बस भूल जाना, यानी कि 6 महीने के बाद जब आप मुझसे चावल लेने आना तो मैं आपको चावल तो दे दूंगा, ये बात आपका श्योर है, लेकिन आपको उस समय पे मुझे फिर से, अगर आप 1 लाख चावल उठाते हो ना तो 1 लाख केजी आपने मुझसे माल उठाया, 10 रुपये के रेट तय हुआ था तो आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे। ये नहीं बोलोगे कि 10,000 एडवांस तो दे दिया था तो अभी पे आप 9.9 लाख मुझसे लो, यानी कि 9,90,000 ही लो, ऐसा नहीं चलेगा, आपको फ्रेश 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं ऑप्शन मिल गया राम को, तो यहीं से आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन। आई नो ऑप्शन आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर से चला गया होगा, तो इस चीज को मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। आप मुझे 1 सेकंड दे दो, यहाँ पे मुझे पीपीटी को चेंज करना पड़ेगा। मान लो दोस्त एक इंसान है जिसका नाम है राम, और ये मैं एग्जांपल नोएडा के हिसाब से ले रहा हूँ। तो नोएडा के पास एक जगह है जेवर। जेवर पे जब से एयरपोर्ट बनने वाली न्यूज आई ना, तब से वहाँ पे प्रॉपर्टीज के जो रेट हैं वो स्काई रॉकेट होने लगे। बहुत सारे लोग जेवर में प्रॉपर्टी ले रहे थे, और इसी भीड़ में एक भैया है जिनका नाम है राम, ये भी यहाँ पे एक घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। ये बस इतना छोटा सा दिमाग लगा रहे हैं कि यार वहाँ पे अगर एयरपोर्ट बनने वाली न्यूज़ कंफर्म हो गई तो प्रॉपर्टीज़ के रेट ऊपर बढ़ेंगे, उस समय पे इसी घर को बेच के एग्जिट कर जाएंगे। घर खरीदने के लिए ये पहुँच रहे हैं एक बिल्डर, एक सेल्समैन के पास।
श्याम ने इनको एक घर दिखाया, घर की कीमत बताई 50 लाख रुपए। अब राम श्याम से बोलते हैं घर देखो भैया आपने प्रॉपर्टी बहुत अच्छी दिखाई, रेट मुझे समझ में आ रहा है, लेने का मन है, मेरी जेब में पैसे भी हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे स्कीम्स आते हैं लेकिन 2-4 महीने के बाद ये सारे स्कीम्स फुस हो जाते हैं, तो मुझे जेवर पे एयरपोर्ट बनेगा ही बनेगा, इस बात पे श्योर होने के लिए 3 महीने का एक टाइम चाहिए। क्या कोई ऐसा तरीका है क्या कि यही घर मैं आपके पास 3 महीने बाद आऊंगा और आप मुझे 50 लाख रुपए में बेच देना? तो श्याम बोलता है कि देखो भैया सिर्फ जुबान में तो मैं इस घर को नहीं रोक सकता, आपके पास एक ऑप्शन है, आपके जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो घर की बुकिंग करा लेते हैं, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए का एक टोकन मनी देना होगा। टोकन मनी से आप इस घर को अगर बुकिंग कराते हैं तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। बेनिफिट नंबर 1, 3 महीने के बाद भी आप आते हो तो ये घर आपको सिर्फ 50 लाख में ही मिलेगा। बेनिफिट नंबर 2, 3 महीने के बाद अगर न्यूज कंफर्म हो गई तो आप इस घर को लेना, अदरवाइज घर को भूल जाना, बदले में आपका नुकसान क्या होगा, सिर्फ ये 10,000 रुपए। राम ने सोचा यार ये तो बढ़िया हो गया स्कीम। तो अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो राम ने जो दिमाग लगाया वो बड़ा ही सिंपल था कि अगर न्यूज कंफर्म हुई तो घर के रेट ऊपर जाएंगे, उस केस में मैं इस घर को बाई कर लूंगा 50 लाख रुपए के रेट पे, और अगर ये न्यूज फेक हो गई ना तो मैं घर को बाई नहीं करूंगा, और अगर मैं बाई नहीं करता हूं तो सिर्फ ये जो मेरी बुकिंग अमाउंट है 10,000 रुपए, इसी को मैं लूज करने वाला हूं। अब अगर आपको ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आया तो इसी चीज को मैं रिलेट कर देता हूं ऑप्शन के मार्केट से। देखो दोस्त, वो जो घर था ना एग्जाम्पल में, उसी को हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। आप सोच के देखो, अगर उस पिछले वाले एग्जाम्पल से मैं घर को ही हटा दूंगा ना तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब किस चीज़ पे बात हो रही है। ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि आप मुझे टोकन मनी दे दो 10,000 का, फिर ये इनको कुछ 50 लाख रुपए दे रहा है, किस बात के 50 लाख रुपए दे रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जो वैल्यू डिराइव हो रही है 50 लाख की, वो कहाँ से डिराइव हो रही है? घर से। इसी वजह से घर को हम क्या बोलेंगे? अंडरलाइंग एसेट। दूसरी चीज, ये जो 50 लाख का अमाउंट है ना जिसमें वो घर बिक रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। जब हम ऑप्शन में आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, इस चीज़ को जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एक बार में ही आप चैंपियन हो जाओगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप एक बार सुन लो। जब आप एक बार सुन लोगे ना तो थोड़ी देर के बाद आपका ब्रेन थोड़ा सा डाइजेस्ट करेगा कि यार कोई चीज़ होती है अंडरलाइंग एसेट, कोई चीज़ होती है स्ट्राइक प्राइस, सारी चीज़ें मैं आपको रटा के जाऊँगा। वो आप मेरे पे छोड़ दो, वो मेरा हेडेक है ना। आपने कोर्स बाई किया है, आपने पेमेंट करी है, आपको फुल वसूल करा के मैं जाऊंगा। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के एक दो और फीचर की बात करें तो देखो, वो जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है वो कितने दिन की थी? 90 दिन की थी ना। यानी कि 90 दिनों के अंदर में कभी पे भी राम आता और उस घर को ले सकता था, लेकिन उसका मैक्सिमम पीरियड 90 डेज था। तो वो जो 90 डे का पीरियड है ना, वहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा एक्सपायरी का। ऐसे ही ये जो 10,000 रुपये का बुकिंग फी वो जो बंदा दे रहा था ना, राम ने श्याम को जो पे कर रहा था, इसी 10,000 रुपये को हम बोलेंगे प्रीमियम। सो आई होप आपको ऑप्शन समझ आया। बॉटम लाइन बस आपको ये रखना है दोस्त कि आप यूं समझ के देखो, अब ये जो राम है ना, इसको एक तरह से ऑप्शन मिल गया। इसको मन करेगा तो 3 महीने के बाद घर खरीदेगा, मन करेगा तो नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो 10,000 जाएंगे, अगर खरीदने का मन हुआ तो सिर्फ 50 लाख में वही घर मिल जा रहा है 3 महीने के बाद भी। ओके जी, इनफ ऑफ ऑप्शन। अब मैं आपको लेके आऊंगा कि अभी तक हमने सिर्फ प्रोडक्ट्स देखा कि जो 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं हमारे मार्केट के, और वो तीनों प्रोडक्ट्स क्या हैं हमारे? वो तीनों प्रोडक्ट्स हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब हम इन प्रोडक्ट्स के बाद से आएंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स पे। तो देखो दोस्त, यहाँ पे मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड फ्यूचर कैसे बनता है? फॉरवर्ड फ्यूचर बनता है जैसे ही आपके पास एक्सचेंज एंटर कर जाता है, NSE BSE एंटर कर जाता है। फॉरवर्ड में प्रॉब्लम क्या थी कि हमें फ्यूचर की जरूरत पड़ी? तो फॉरवर्ड के 2 मेन प्रॉब्लम थे। एक था काउंटर पार्टी रिस्क, कोई भी बंदा मुकर जा रहा है, कभी राम मुकर जा रहा है, कभी श्याम मुकर जा रहा है, कभी वो चावल की डिलीवरी नहीं दे रहा है, कभी वो बोल रहा है चावल की डिलीवरी मैं दूंगा ही नहीं। तो ये सारा प्रॉब्लम हमारे फ्यूचर वाले मार्केट में खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक आपसे भी बड़ा राउडी बैठा हुआ है जिससे आप नहीं लड़ पाओगे। दूसरा इसमें क्या प्रॉब्लम था? लिक्विडिटी का रिस्क था। इस पॉइंट को जब हम आगे बढ़ेंगे तो भी मैं आपको हाईलाइट करने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं जानबूझ के इस चीज़ को फिलहाल में छोड़ रहा हूँ। ओके जी, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए फ्यूचर आया। अब देखो दोस्त, फ्यूचर के आने के बाद इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे पास फॉरवर्ड था तो फॉरवर्ड में आपके पास ये प्लस पॉइंट था कि अगर आपको मन करता ना तो आप 90 किलो चावल की भी खरीद बेच के बारे में बात कर लेते हो। लेकिन जैसे ही NSE BSE आए ना, वो बोले ये 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 18 किलो सब हटाओ, हम लॉट साइजेस में काम करने वाले हैं। थोड़ा प्रोफेशनल के जैसे काम करो यार, ये 90, 99, 92 बंद करो। या तो 100 किलो खरीद लो, या 150 खरीद लो, या 200 खरीद लो। तो बेसिकली इन लोगों ने चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दिया, ज़्यादा बेटर कर दिया एक तरीके से। बट एट द सेम टाइम वो जो फ्लेक्सिबिलिटी थी 90 किलो खरीदने की, वो खत्म हो गई।
दूसरी चीज़, जैसे ही आप फॉरवर्ड से फ्यूचर आया ना, तो फ्यूचर में थोड़े से एडमिनिस्ट्रेशन के कॉस्ट बढ़ गए। एमटीएम की सेटलमेंट क्या होती है आगे आपको समझ में आएगी, तो उसकी वजह से थोड़े से खर्चे बढ़ गए। तो फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन नंबर 1, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब 90 किलो पे आप कोई ट्रेड नहीं करोगे, आपको मजबूरी में 100 किलो चावल लेना पड़ेगा, या 150 या 200। दूसरी इसमें क्या हुआ, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ना, वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें लीगल तरीके से हो रही हैं। इसके बाद हमारे फ्यूचर में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अब जो बेचारा जो राम है, वो शाम से जाके बोला कि भैया मेरा मन करे तो लूँ, मन करे तो नहीं लूँ, कोई तरीका है क्या? तो जो शॉपकीपर है वो एक तरह से बोला, यार आप ऑप्शन बाई कर लो ना मुझसे, 10,000 रुपये से बुकिंग करवा लो, आपका काम हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे मार्केट में क्या आया, ऑप्शन आया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि इतना ही क्लास देख के आपको फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन आ गया होगा। अगर आ गया होगा ना, तो मुझे लगता है आपको आगे वाली क्लास की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आपको नहीं आया, बस आप मुझे सुनते रहना है, और ध्यान से, थोड़ा ध्यान देकर आप सुनते रहो। जो भी आपको नोट्स इंपॉर्टेंट लगे आप उन्हें बनाते हुए आगे बढ़ जाना। ओके जी, अब हम बात करेंगे हमारे मार्केट में पार्टिसिपेंट्स की। तो देखो, अगर आप इक्विटी मार्केट में बात करोगे ना, तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी सिंपल है दोस्त। इक्विटी मार्केट में क्या होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और आपको चीज़ें बड़ी ही सिंपल तरीके से समझ में आती हैं। लेकिन हमारे मार्केट में माने कि जो हमारा डेरिवेटिव वाला मार्केट है, उसमें सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स नहीं है, इसमें अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। इसमें एक पार्टिसिपेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रेडर, दूसरे पार्टिसिपेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हेजर, तीसरे पार्टिसिपेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आर्बिट्राजर। तो एक एक करके हम समझते हैं कि ये तीनों लोग क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप यूँ समझ सकते हो दोस्त, ट्रेडर वो इंसान होता है जो हर बार पैसा बनाने के लिए रिस्क लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं, आप, हम सारे लोग हर बार जब पैसा बनाते हैं ना, हम कोई ट्रेड डालते हैं, तो या तो हमें उसमें प्रॉफिट होगा या हमें उसमें लॉस होगा। तो हम लोग ट्रेडर हुए। मैक्सिमम लोगों को जो आप जानते हो वो सारे लोग एक तरह से ट्रेडर हैं, क्योंकि हम लोग रिस्क लेते हैं। आप ध्यान रखना, जो इंसान हर बार रिस्क लेगा पैसे बनाने के लिए, उसे आप क्या बोलोगे, ट्रेडर बोलोगे। डेरिवेटिव मार्केट के दूसरे पार्टिसिपेंट है हेजर। तो देखो दोस्त, आपको ट्रेडर समझ में आया, ऐसे ही अब हम हेजर पे आते हैं। तो देखो, हेजर नाम आपने भले ही पहली बार सुना है, लेकिन आप भी एक हेजर ही हो। हम सारे लोग, इंडिया में जितने भी लोगों को आप देखते हो ना, लगभग हम सारे लोग हेजर हैं। देखो जरा, हम देखते हैं कि किस तरीके से आप हेजर हो। क्या आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस बाई किया है? अगर आपने बाई किया है तो आपने क्यों किया है? क्योंकि अगर कल के दिन पे कुछ भी दुर्घटना हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो गई तो आपके सारे हॉस्पिटल का बिल आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आपने अपने आप को इंश्योर किया है, अपने आप को हेज किया है। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आज के दिन पे आपने एक बाइक खरीदी जो कि 2 लाख रुपए की थी। आप देखना, बाइक खरीदते ही आप 20,000 रुपये का इंश्योरेंस भी लेते हो। दोस्त, ये 20,000 रुपये का इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर इस बाइक के साथ कुछ भी दुर्घटना हो गई, बाइक जल गई, गुम हो गई, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी आपसे 20,000 रुपये ले रही है ना, इसके बदले में आपको पूरा रीइंबर्स करके देगी। इस वजह से आप अपने बाइक को इंश्योर कर रहे हो, आप अपने बाइक को हेज कर रहे हो। ठीक ऐसे ही जब हम मार्केट में कोई पोजीशन बनाएंगे, तो हम अपने पोजीशन को नेकेड नहीं छोड़ेंगे। नेकेड माने कि नंगा सौदा नहीं छोड़ेंगे, हम उसके लिए इंश्योरेंस बाई करके जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो दोस्त, अगर मान लो मेरा एक पोर्टफोलियो 40 लाख रुपए का है, तो क्या मैं 40 लाख रुपए के स्टॉक्स को खरीद के ऐसे ही छोड़ दूं? कल के दिन पे अगर बाजार 10% से गिर गया तो फिर क्या होगा? तो इसी वजह से हमें अपने पोजीशन को, अपने अकाउंट को, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पोर्टफोलियोज को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, हर एक ट्रेड को आप किस तरीके से हेज करके आपको आगे बढ़ना है। हमारे मार्केट में जो तीसरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं आर्बिट्राजर। तो देखो दोस्त, आर्बिट्राजर तो मुझे ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ और आपको सीधा मैं लाइव पे लाके दिखाता हूँ। आर्बिट्राजर माने दोस्त एक ऐसा इंसान होता है जो मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहता। एक आर्बिट्राजर, ट्रू आर्बिट्राजर वो होगा जो आपसे सीधा ये बोलेगा कि भाई मुझे एक ऐसा ट्रेड बताओ ना जिसमें मुझे श्योर शॉर्ट प्रॉफिट हो। देखो, मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। जनरली क्लास में भी बहुत सारे लोग आते हैं, जब मैं उन्हें पहली बार ऐसा बोलता हूँ ना कि मार्केट में ऐसे भी ट्रेड्स होते हैं जिनमें आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट ही होगा, तो उन लोग लगता है क्या ऐसा भी हो रहा है मार्केट में? यस, ऐसा भी हो रहा है। बहुत सारे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क होते हैं जहाँ पे सिर्फ आर्बिट्राज का ही काम होता है दोस्त। तो यहाँ पे मैं आपको एक आर्बिट्राज वाला ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक ऑप्शन चेन या फिर डायरेक्टली मैं सर्च कर लेता हूँ। एक वेबसाइट है, इसी बहाने मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऑप्स्ट्रा। तो ऑप्स्ट्रा पे हम लोग कुछ देखने आएंगे जब हम अपना एडवांस वाला पार्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं लेके आया आपको ऑप्स्ट्रा पे, आपको भी ऐसे ही सर्च करना है और यहाँ पे आके आपको लॉगिन कर लेना है। तो देखो दोस्त, यहाँ पे मैं आके लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट से। दो यहाँ पे है, एक आपके पास प्रीमियम वाला है और एक आपके पास फ्री वाला वर्जन है। फ्री वाले से आप करोगे आपका काम चल जाएगा, प्रीमियम वाला अभी हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको प्रीमियम लेना ही लेना है तो यहाँ पे एक दूसरी वेबसाइट है स्टॉक मॉक करके,
मेरे हिसाब से ये ऑप्स्ट्रा से बहुत ही ज़्यादा बेटर है और इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी है मेरे पास, क्योंकि मैं इसलिए लेके रखता हूँ क्योंकि क्लास में कभी कोई स्टूडेंट यूज़ कर लेता है या फिर मुझे भी कभी कभार यूज़ में लग जाता है। मैं आपको भी इवन इसमें आईडी पासवर्ड दे के चलता हूँ। हमारे फिन कैफ़े का जो नंबर है ना वो है, अगर कोई स्टॉक मॉक से देख रहा है, आई एम सॉरी यार, बच्चे हैं, कुछ देना बनता है, आप समझ रहे हो ना। तो कुछ दिनों के बाद से आपका सब्सक्रिप्शन शायद अगर उसे यूजफुल लगा तो वो ले ही लेगा, है ना। सो अगर आपको आईडी पासवर्ड डालना होगा दोस्त तो आप रैंडम चेक कर सकते हो। आप इसमें आईडी में यानी कि इस वाले में भी फिल कर देना 78 271 95 587, और मैं इसके पासवर्ड को नहीं बदलता हूँ, 587 पासवर्ड को नहीं बदलता हूँ, सेम ही को आप पासवर्ड में भी रिपीट कर देना, लॉगिन कर लेना, आपका लॉगिन हो जाएगा। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे पास वो पड़ा ही होगा, है ना। ओके जी, अब इसमें अगर मैं लॉगिन करूं, अगर किसी स्टूडेंट ने जाके पासवर्ड बदल दिया तो फिर उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये हमेशा इस पर लगभग एक सब्सक्रिप्शन रहता है, आप आके हमेशा इसका पेड वर्जन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो किसी स्टूडेंट ने कोई ट्रेड भी डाला है, किन्होंने डाला है, तो अगर हम उनका नाम देखना चाहें तो कहीं ना कहीं पे तो इन्होंने लिखा होगा। ऐड नोट्स में देखें, नहीं कोई भी नाम नहीं है, तो हो सकता है किसी ने डाला होगा नाइट बैच। उसके बाद से इसमें क्या है, किसने डाला होगा, नेकेड ऑप्शन सेलिंग, इसमें किसने डाला होगा। आई नो ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। ओके, कुछ लिखा नहीं है। जनरली जो भी स्टूडेंट डालते हैं ट्रेड, वो कुछ अपना नाम डाल देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि यार ये किसका ट्रेड चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्रेड डाले होंगे ना एक ही साथ। ओके जी, कोई बात नहीं, हम आते हैं वापस पे। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रेड लगा के दिखाता हूँ जिसमें आपको लॉस नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। तो मैं यहाँ पे CR करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे CR करके मैंने शायद किसी को दिखाया भी होगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिलीट करूँगा और एक फ्रेश ट्रेड मैं आपके सामने लगा के दिखाता हूँ। हम लोग अभी मान लो मई में ट्रेड डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा है। मैंने आइडिया का फ्यूचर बाई किया, मैंने इनका कॉल सेल कर दिया एंड पुट बाई किया। अब आप ये मत बोलना कि मुझे पूरा समझाते हुए चलो, उसमें मैं पागल हो जाऊँगा। आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दोस्त, मैं समझा ज़रूर दूँगा कि पूरी कहानी क्या हो रही है। सो ये लोग क्यों नहीं, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है इसमें, कोई बात नहीं, ऑप्स्ट्रा पे मैं ट्राई कर लेता हूँ। सो ऑप्स्ट्रा पे अगर मैं आऊँगा, बिल्डर में आऊँगा, तो इसके बाद से हम आएंगे ऑप्शन चेन में। लेट्स से कि मुझे आपको आइडिया में दिखाना है, तो बस मुझे आपको एक ऐसा ट्रेड दिखाना है जिसमें लॉस होगा ही नहीं। इसमें हम इनके फ्यूचर वाले पोजीशन को अप्रैल, चलो अप्रैल वाले भी पहले चेक कर लेते हैं। अप्रैल को मैंने बाई किया एंड 5 पैसे का रेट आ रहा है, कहाँ इसमें कोई डिफरेंस आएगा यार, चलो ठीक है फिर भी देख लेते हैं। तो अगर मान लो हमने इसको बाय किया और कॉल को हम इनके शॉर्ट मार देते हैं, देखते हैं क्या कोई पैसा बन रहा है क्या हमें। ये हमने सेल मार दिया, आई गेस मेरे हिसाब से बनना चाहिए, इसमें बन रहा है। ओके, सारे ट्रेड घुमा दो दोस्त। तो इसमें आप देखो, इस पर्टिकुलर ट्रेड को जब मैंने डाला तो इस ट्रेड को डालने में यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रेड को डालने में आपके 10,000 रुपये लगे हैं। तो क्या आपको रियल लाइफ में आप इस ट्रेड को डालोगे 10,000 रुपये नहीं लगने वाले हैं, ये थोड़ा सा गलत दिखा रहा है। एक्चुअली में जो आपके अकाउंट में पैसा चाहिए होता है ना, लगभग 1.5 लाख रुपए की आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 99% की। वो वहाँ पे 100 लिखना चाहता है लेकिन 100 लिख नहीं सकता ना, सिस्टम है, आप समझ रहे हैं। अब आप यहाँ पे आप देखो, मैं कहीं पे भी कर्सर लेके आ रहा हूँ, आप देख रहे हो 1,600 रुपये का हमें एक फिक्स्ड प्रॉफिट हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का दिखा रहा है, मतलब 1,600 रुपये का। मैक्सिमम लॉस कितना है, 0 है, तो यानी कि लॉस होना ही नहीं है। अगर आपने इन तीनों ही ट्रेड्स को इसी रेट पे एग्जीक्यूट कर दिया मार्केट में, तो आपको लॉस नहीं लगना है। ये 1,600 रुपये फिक्स आने हैं, और ये कब आ जाएंगे, 24 अप्रैल को। आज का दिन क्या है, आज है 17 अप्रैल, यानी कि 17 से 24 के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 7 दिन, अगर आप 7 डेज देते हो तो 1.5 लाख रुपए लगा के लगभग 1,600 रुपये आपको यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं आइडिया में, अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हो तो इसका मैं आपको एक लेमैन वाला भी एग्जांपल देता हूँ। आप यूँ समझना दोस्त कि गांव से एक लड़का आया दिल्ली में, उसको लगा कि कोई कपड़ा है वो यहाँ पे ज़्यादा सस्ता है और गांव में ज़्यादा महंगा बिक रहा है, तो उस केस में वहाँ उसने दिल्ली से ख़रीदा, अपने गांव में बेच दिया। तो इसने कोई रिस्क नहीं लिया, इसने एक मार्केट से माल उठाया, दूसरे मार्केट में बेच दिया, और इस तरीके से ये पैसा बना रहा है। तो इस तरीके से जब आप काम करते हो ना, तो आपको हम बोलेंगे आर्बिट्राज। आर्बिट्राज वाले लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उनका ऐसा है कि मैं मार्केट में अगर ट्रेड पंच करूंगा माने कि अगर ट्रेड लगाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलना ही मिलना चाहिए, तो ही मैं ट्रेड करूंगा। जैसे ये जो आप पर्टिकुलर ट्रेड देख रहे हो ना, ये क्लासिक आर्बिट्राज का एग्जांपल है। आगे हम बढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ और थोड़ा बहुत एडवांस वर्जन भी दिखाऊंगा, और आप ये भी समझ पाओगे कि यहाँ पे हमें पैसे क्यों बन रहे हैं। अगर मैं अभी पे बताऊंगा ना, वो सब कुछ बाउंस जाने वाला है। जब हमारा कोर्स लास्ट हो रहा होगा तो वहाँ पे आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे मैंने ट्रेड डाला हुआ है। चलो जी, वापस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपको 3 पार्टिसिपेंट समझ में आए, ट्रेडर कौन होता है, हेजर कौन होता है, आर्बिट्राजर कौन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करना, या फिर दूसरी बारी देखोगे ना तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ओके जी, अब हम बात करते हैं एक्सपायरी। तो यहाँ पे कोई एक चिड़िया है जिसका नाम है एक्सपायरी।
मैं ज़रा सा आप बस अभी फ़िलहाल में रट लेना, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। 3 तरीके से हमारे मार्केट में एक्सपायरी होती है। जैसे हम लोग जब बच्चे होते हैं ना, तो आप देखते हो अगर हमने उस समय पे ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया होता कि ए को ऐसे ही क्यों लिखना है, मैं तो ऐसे-ऐसे लिखूँगा, फिर वो कोई सेंस बनता नहीं ना, हम शायद यहाँ तक भी नहीं पहुँचते। तो कुछ केसेस में आपसे बोलूँगा मैं कि इसे प्लीज़ आप रट लो, हर चीज़ का लॉजिक दूँगा, एक-एक चीज़ का लॉजिक। लेकिन जब मैं आपसे बोलूँगा ना रट लो, तो आप उसको उस समय पे अगर आप क्लास देख रहे हो तो इस फ्लो में आप बस रट लेना, आगे जाके मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करा दूँगा। सो हमारे मार्केट में अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करोगे तो 3 तरह की आपको 3 महीने की एक्सपायरीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे अभी पे अगर आप बात करोगे तो अभी का हमारा मंथ चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे हम बोलते हैं करंट मंथ। अप्रैल के बाद से जो मई आएगा उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट मंथ, और मई के बाद से आएगा आपका जून, तो जून को हम बोलेंगे फार मंथ। तो आपको तीन याद रखना है, करंट मंथ यानी कि पहला महीना जिस महीने में आप बैठे हो, दूसरे महीने को हम बोलते हैं नेक्स्ट, और तीसरे वाले को हम बोलते हैं फार। आप में से स्पेशली उन लोगों को ये ज़्यादा याद करना पड़ेगा जिन लोगों को NISM सीरीज 8 माने कि इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम भी देना है। एग्जाम में ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, फार मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा मंथ होगा, तो आपको टिक करना पड़ेगा थर्ड मंथ वाले को हम फार मंथ बोलते हैं। यहाँ पे आपको लेमन लैंग्वेज में अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना ऐसे भी करके बात करोगे तो हमें समझ में आएगा। वेयर एज अगर आपको एग्जाम देना है तो वहाँ पे थोड़ा सा फैंसी लैट्स वाली बात होती है, आप समझ रहे हैं कि करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ क्या होता है। अब आपको मैं जरा लाइव दिखाता हूँ कि ये करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ कहने का मतलब क्या है। देखो दोस्त, मैं आपको यहाँ पे स्विच करूँगा और मैं आपको सीधा लेके आऊँगा यहाँ पे चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं रिलायंस सर्च करता हूँ और रिलायंस के सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लगाता हूँ। मैं समझाता हूँ अभी कि ये सारा फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है। बस आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। तो इसमें मैं नीचे आऊँगा और देखो यहाँ पे लिखा है ना रिलायंस APR FUT। FUT माने होता है फ्यूचर, APR माने होता है ये मंथ लिखने की कोशिश की जाती है अप्रैल। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम होता है, उसके बाद किस महीने की एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा, और इसके बाद से FUT है मतलब फ्यूचर। और जब कभी भी आपको C दिखे मतलब ऑप्शन है, P दिखे मतलब ऑप्शन है, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ भी अलग नहीं लिखता है, फ्यूचर के लिए सिर्फ FUT ही लिखेगा। तो मैंने आपसे 3 महीना बोला ना, फिलहाल में अप्रैल चल रहा है तो इसी वजह से अप्रैल दिख रहा है, इसके बाद से मई दिख रहा है, इसके बाद से जून दिख रहा है। देखो इसके नीचे जुलाई नहीं आया क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। चलो जी, अब हम इधर पे आते हैं दोस्त। तो अगर हम इधर पे आएँ तो आप इस चीज़ को समझो, अगर इस वाले की हम बात बोलेंगे तो ये कौन सा होगा, फर्स्ट मंथ। इस वाले को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड मंथ। और इस वाले को हम क्या बोलेंगे, थर्ड मंथ या फिर फार मंथ, है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया कि 3 महीने की एक्सपायरीज क्या होती हैं। अब मैं अभी आपको लेके आऊँगा कि एक्चुअली हमें फ्यूचर की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी, इसका हमें यूज़ कैसे करना है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ क्या है, हमारे कैश मार्केट से अलग कैसे है, एंड सो ऑन। अब एक बार जरा हम ये समझते हैं दोस्त कि हमारा पूरा फ्यूचर मार्केट किस तरीके से काम करता है और आप इस मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने पहले स्क्रिप्ट ऐड किए थे, इन्हीं के एग्जाम्पल लेके मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे टॉप में रिलायंस इंडस्ट्रीज, माने कि अगर आप कैश में रिलायंस को बाई करने जाते हैं तो एक शेयर का आपसे कितना मांगा जा रहा है, 1274 रुपये 50 पैसे। फिर आ रहा है रिलायंस का अप्रैल FUT माने कि फ्यूचर, APR माने कि अप्रैल। तो अप्रैल का फ्यूचर चल रहा है 1271 रुपये 80 पैसे पे। फिर मई का फ्यूचर चल रहा है 1280 रुपये 40 पैसे। देन जून का फ्यूचर चल रहा है 1287 रुपये पे। तो ये तीनों के रेट अलग अलग कैसे हैं, किस तरीके से इनका कैलकुलेशन हो रहा है, पहले हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा। उसके बाद से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि लोग इनमें ट्रेड क्यों करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से लोग इसमें ट्रेड करते हैं वो है दोस्त, वो रीज़न है लिवरेज। आप खुद मुझे बताओ, लोग इंट्राडे में ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि जब मेरी जेब में 1 लाख रुपए हैं तो भी मैं 5 लाख रुपए का सौदा उठा सकता हूँ, इसी वजह से लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। सेम वही रीज़न है कि लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। दूसरा एक और रीज़न है, देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन खड़ा करता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है दोस्त कि ये जो अभी आप टाटा मोटर्स का फिलहाल में चार्ट देख रहे हो, या फिर मान लो मैं रिलायंस ही लगा लेता हूँ, ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिलहाल में दोस्त रिलायंस क्या रेट पे चल रहा है, रिलायंस चल रहा है 1274 रुपये पे। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो उस केस में आप क्या करते हो? आप ये करते हो, जैसे मान लो आपको ऐसा लगा कि अगले आने वाले 10 दिनों में या फिर 20 दिनों में रिलायंस 1274 रुपये से बढ़ के जाने वाला है 1500 पे, तो आप सिंपली इस स्टॉक को बाई करते हो और उसके बाद से बैठ जाते हो। जब 1500 पे जाएगा तो आप इधर पे सेल कर दोगे और 20 का प्रॉफिट बना लोगे। मान लो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा घुमा देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिलायंस क्योंकि यहाँ से गिर रहा है तो ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में तो मुझे लग रहा है कि ये और गिरेगा और ये एक नॉर्मल पुल बैक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले सिर्फ 10 से 12 दिनों में यही रिलायंस हमें देखने को मिलेगा 800 रुपये के भाव पे। और इस केस में इस पर्टिकुलर मूवमेंट से मैं पैसे बनाना चाहता हूँ। मैं कैसे करूँ?
आप में से कुछ लोगों का आंसर ये होगा कि सर इसको शॉर्ट सेल कर दो। तो मान लो मैंने 1274 रुपये के रेट पे अगर शॉर्ट सेल कर दिया कैश वाले मार्केट में, तो दिक्कत दोस्त उसमें ये है कि 3:30 पे आपका ब्रोकर आपके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। वो बोलेगा कि भैया खरीद कर अब इसको आप खरीद के लेके चलो, इसको एग्जिट करो। आप अगले दिन मार्केट में फिर आओगे, फिर से शॉर्ट सेल करोगे, फिर 3:30 पे आपकी पोजीशन कवर हो जाएगी। और इस चक्कर में जितने भी गैप डाउन्स हुए वो सारे आपसे मिस हो जाएंगे। टैक्सेस आपने ज़्यादा दिए, ब्रोकरेज आपने बार बार दिए। तो इन सारे का सॉल्यूशन क्या है? इन सारे का सॉल्यूशन है फ्यूचर। एक बारी मैं आपको ये जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा और डीप में समझाता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग सुपर बेसिक वाले हों। मान लो दोस्त, जब कोई भी स्टॉक गिरता है या फिर ऊपर की ओर जाता है तो कैसे जाता है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मैं जूम करूँगा उसके बाद, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आए। आप मुझे एक बात बताना, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो गैप अप्स हो रहे हैं ना कितने ज़्यादा। ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिलायंस 1274 से घट के 800 रुपये पे आ जाएगा। लेकिन हो सकता है नीचे आने वाली जो जर्नी है वो रिलायंस कैसे तय करे, 1274 से आज के दिन पे हो सकता है ये एक रेड कैंडल है, यहाँ पे आके बंद हो जाए और 1200 रुपये पे इसने क्लोज कर दिया। अगले दिन की जो कैंडल है ना वो खुली ही सीधा 1100 रुपये के रेट से, यहाँ से 1100 से ओपन हुई और ये और नीचे गई और नीचे जाके ये बंद हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 1000 पे, तो इस केस में ये 100 रुपये का मान लो मैंने मूवमेंट कैप्चर कर लिया, लेकिन ये तो 100 मिस हो गया ना, जबकि मेरी एनालिसिस पूरी तरीके से सही थी। अगले दिन पे मान लो ये 1000 पे बंद हुआ, अगले दिन पे फिर से गैप डाउन हो गया और ये स्टॉक खुला 850 से और 800 से नीचे नीचे फिर गिर के गया 800 पे। मेरे देखने से मेरा टारगेट तो मीट हो गया, 800 का टारगेट तो आ गया, लेकिन देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ 150 रुपये, वो मिस हो गया। यहाँ पे गैप डाउन हुआ 100 रुपये, वो मिस हो गया। और हो सकता है ऐसे भी और बहुत सारे मेरे पास चार्जेस वार्जेस लग गए हों। तो आई होप आप प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। हम लंबे समय तक किसी स्टॉक को शॉर्ट सेल करके नहीं बैठ पा रहे हैं, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर में अगर आप इस पर्टिकुलर को सेल करोगे ना तो आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है दोस्त। आप इसे पूरे अप्रैल के महीने तक आराम से बैठ सकते हो शॉर्ट सेल करके। देखो, जब हम कभी भी फ्यूचर में काम करते हैं तो इन सब की एक्सपायरीज होती हैं, जो मैं अभी आपसे बता रहा था। थोड़े समय आप मुझे सुनोगे तो आप पूरी बात समझ जाओगे। हर सप्ताह के लास्ट में, यहाँ पे मैं आपको कैलेंडर ओपन करता हूँ। देखो, अगर मैं कैलेंडर ओपन करूँ तो हर जो भी सप्ताह आपका चल रहा है, आज के दिन पे 17 तारीख है, सॉरी, हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है उस दिन एक्सपायरी होती है। यानी कि अप्रैल के महीने में लास्ट थर्सडे कब है? 24 को है ना। इसी वजह से इसकी एक्सपायरी 24 तारीख को होगी। ऐसे ही अगर आप इसी में आओगे तो ये जो मई वाला है उसकी एक्सपायरी कब होगी? आप अगले महीने में चलो, अप्रैल के बाद से मई का जो लास्ट थर्सडे आ रहा है वो किस दिन पे आ रहा है? वो आ रहा है 29 ऑफ मई को। तो 29 मई को इसकी एक्सपायरी होगी। अगर हम जून में आए दोस्तों, जून वाले की एक्सपायरी कब होगी? जून की एक्सपायरी होगी 26 वाले को, 26 जून को। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप इस जून वाले को, मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि रिलायंस जो अभी 1275 पे चल रहा है, आने वाले 3 महीनों में 1275 से घट के 600 पे आने वाला है, तो आपको एक लगभग गैप तो दिख रहा है ना, 650, 60, 70 रुपये का। ये अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि इस मूव को कैप्चर करने में मुझे 3 महीने का टाइम लग सकता है, रिलायंस धीरे धीरे करके गिरेगा, तो आप सीधे तीसरे महीने वाले फ्यूचर को आप शॉर्ट सेल करके जा सकते हो। अगर आपने रिलायंस के जून वाले को शॉर्ट सेल किया ना, तो उस केस में आप आराम तक जून के लास्ट थर्सडे तक बैठ सकते हो, आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की जाएगी। वहराज अगर आप वो इंट्राडे में उसे शॉर्ट सेल कर करके बैठते ना तो आप परेशान हो जाओगे, कितनी बारी करोगे आप। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि फ्यूचर का हमें यूज़ कहाँ पे आ रहा है। दूसरा यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, जैसे मान लो आपसे मैंने बोला कि रिलायंस मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा। अब इस पर्टिकुलर केस में मेरी जेब में तो पैसे थे, तो हो सकता है मेरी जेब में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि 6,50,000 रुपये मेरी जेब में थे, या फिर इसे और मैं ज़्यादा कर देता हूँ, मान लो मेरी जेब में 7 लाख रुपये थे, तो मैं 7 लाख रुपए के जाके एक पोजीशन बना दिया। अब 7 लाख रुपए पे मैं खरीदूंगा, तो जरा देखते हैं 1275 के रेट पे मैं कितने शेयर खरीद पाऊंगा। 1275 के, मान लो मैं 500 शेयर उठाता हूँ, तो 500 इंटू रिलायंस का जो एक शेयर प्राइस है वो है 1274 का। तो दोस्त, इस ट्रेड को मुझे लगाने में कितने रुपए लॉक हुए होंगे? 6,37,000। अब मान लो मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, लेकिन उसकी जेब में 6,37,000 रुपये नहीं है, उसके पूरे अकाउंट में सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं या फिर 2 लाख रुपए हैं। उसे लग रहा है कि यार मुझे भी भाई तेरे जैसे ही पैसे बनाने हैं, तेरे जैसा ही ट्रेड डालना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। तो मैं उससे बोलूँगा, सिंपली तुम फ्यूचर खरीद लो ना। फ्यूचर में लिवरेज की वजह से तुमको मतलब तुम मेरे जितना ही क्वांटिटी उठा सकते हो, लेकिन कम पैसे को देके। देखो, मैं आपके सामने सेम ट्रेड डाल के दिखा रहा हूँ। अगर मैं इस कैश वाले में 500 क्वांटिटी रिलायंस का बाई करता हूँ तो कितने रुपए लगेंगे? तो मैं यहाँ पे आऊँगा इन्वेस्टिंग पे, और यहाँ पे मान लो मैंने 500 क्वांटिटी को बाई किया दोस्त।
500 में बाई करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ रहा है, 6,37,000 रुपये के मार्जिन की मुझको ज़रूरत है। अब यहाँ पे इसी केस में मान लो मैं ये जो अप्रैल वाला फ्यूचर है ना, अब मैं इसको बाई करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको बाई किया, अब जरा आप देखना मुझे मार्जिन के कितने की रिक्वायरमेंट है, 1,10,000। और जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आते हैं ना, तो लॉट्स में खरीद बेच होती है। तो यहाँ पे जो फिलहाल में एक लॉट है रिलायंस का, उसमें आपसे बता रहा है कि एक लॉट में कितनी क्वांटिटी आएगी, 500 क्वांटिटी। तो मेरे दोस्त ने भी 500 क्वांटिटी ही खरीदा, लेकिन सिर्फ कितना फंड देके, 1,10,000। तो आपको नहीं लगता इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, 100% ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात भी समझना पड़ेगा, जितनी बार आप लिवरेज लेके काम करते हो, आप एक दो धारी तलवार पे काम कर रहे हो। वो आपको प्रॉफिट तो देगा, ऑफकोर्स मेरे जितना प्रॉफिट देगा, लेकिन जब लॉस लगेगा तो मैं अपने 7 लाख रुपए के पोर्टफोलियो पे जो हिट लूंगा ना, वो सारा हिट आप लेने वाले हो अपने 1,00,000-1,50,000 रुपए के पोर्टफोलियो पे। तो रिस्क भी ये उतना ही है। हम देखेंगे कि इसमें हम किस तरीके से प्रॉपर हेजिंग को करके काम कर सकते हैं। सो आई होप दोस्त आपको ये समझ में आ रहा है कि फ्यूचर के मार्केट का लोग यूज क्यों करते हैं। एक तो रीजन ये है कि लिवरेज हो गया, दूसरा लंबे समय तक आप शॉर्ट सेलिंग करके बैठ सकते हैं फ्यूचर का यूज करके, है ना। अब मैं आपको लेके आऊँगा, कुछ फोल्डर्स हैं उनमें कुछ पीपीटीज को दिखाऊंगा और उसके बाद से हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे। सो इस वाले में मैं लेके आऊँगा आपको बैक, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब हम आएंगे ज़रा स्ट्रैटेजीज़ में और हम आएंगे फ्यूचर में। सो ये वैसे हम लास्ट में एक बारी फिर से करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे होता है। तो देखो दोस्त, फ्यूचर का लोग यूज़ करते हैं एक तो स्पेक्यूलेशन करने के लिए। जैसे ही उन्हें लगेगा कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो वो लोग उसको कैश में ना बाई करके फ्यूचर में बाई करते हैं। फ्यूचर में जब आप किसी स्टॉक को बाई करते हैं ना, तो आप यूँ समझना कि आप डिट्टो कैश वाले मार्केट जैसा ही काम कर रहे हो, बस आप लिवरेज पे बैठे हुए हो। जो ट्रेड में 6 लाख रुपए लग रहे थे, उस ट्रेड को आपने सिर्फ 1 लाख रुपए लगा के ट्रेड डाल दिया है। अगर लोगों का व्यू बेरिश होता है तो वो लोग फ्यूचर को शॉर्ट सेल करके बैठ जाते हैं। रीज़न बीइंग बड़ा सिंपल है, क्योंकि उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो लोग उसको इंक्रीज करने के चक्कर में होते हैं। अगर हम पीछे की ओर आए तो एक और इसमें अगर आप फ्यूचर की बात करोगे तो इस पे वैसे मैं लेके आऊँगा, कोई नहीं, जब हमारा फ्यूचर कंप्लीट होगा ना, उसके बाद जब हम स्ट्रैटेजीज कर रहे होंगे उस समय मैं आपको इन सारी स्ट्रैटेजीज पे लेके आऊँगा। डोंट वरी, एक एक फोल्डर एक एक पीपीटी में करा के तब खत्म करूंगा, है ना। अगर हम आगे की ओर बढ़ें दोस्त, तो जरा हम कुछ और बेसिक पॉइंट्स को करते हैं। और अभी तक हमारा जो ये पहले क्लास होगा आप लेके चलना, इसमें सारे बेसिक पॉइंट्स ही आएंगे, क्योंकि आप लोग अभी एकदम रॉ हो। अगर आप में से कोई किसी यूट्यूबर को देखता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, भाई कुछ दिनों तक उस पर पॉज लगा दो, सिर्फ 3 से 6 महीने, क्योंकि आपने इस कोर्स को बाई किया है, आप मेरे साथ रह लो। भले ही बाद में अगर आपको समझ में आया ना तो आप स्विच कर लेना। मैं एक बारी जिस तरीके से आपको लेके चल रहा हूँ, बस 3 से 6 महीने की बात है, 3 से 6 महीने आप मेरे साथ रह लो, मैं पूरा श्योर हूँ आप जा नहीं पाओगे। अगर आप कहीं पे चले भी गए ना, 1 साल के बाद आप रिटर्न होगे मेरे पास ही आओगे। ओके जी। सो दोस्त, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है कि फ्यूचर के प्राइसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। जैसे अगर मैं आपको रियल लाइफ में लेके आऊँ, तो देखो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या है। मान लो आप में से कोई एक स्टूडेंट है जिसने मुझसे बोला कि सर एक बात बताना यार, ये सब में जो फ्यूचर है उनके रेट अलग अलग आ रहे हैं और ये रेट कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो देखो, इस रेट को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपके सामने ना एक रियल लाइफ का क्वेश्चन, एक रियल लाइफ के एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ कि फ्यूचर के रेट अलग अलग क्यों होते हैं। मान लो दोस्त, आज के दिन पे हम शेयर एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप उससे ज़्यादा रिलेट नहीं करोगे। आप जिससे ज़्यादा रिलेट करोगे वो है गोल्ड। तो गोल्ड के थ्रू मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो दोस्त, आज के दिन पे आपको ऐसा लगा कि गोल्ड फिलहाल में आई गेस 93,000 रुपये पे चल रहा है। आपको लगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा और ये जाने वाला है 1.5 लाख रुपये पे। आपके पास अंधा पैसा है, आप मार्केट में गए एंड लेट्स से यू बॉट 10 kg ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताओ आपको क्यों आपने ये गोल्ड खरीदा होगा। क्योंकि लग रहा है आने वाले साल भर में इसका रेट लगभग 1.5 लाख पे जाएगा, इस वजह से आपने खरीदा। जब 1.5 लाख पे जाएगा तो आप अपना गोल्ड बेचोगे, प्रॉफिट बुक करोगे और आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्त, जब आप दुकान से 100 kg गोल्ड, 10 kg गोल्ड खरीद के लेके आओगे ना, तो क्या आपको लगता है कि सच में आप इसको घर में रख के बड़े चैन की नींद आएगी। मुझे पर्सनली तो डर लगा रहेगा यार कि अगर लोगों को पता चल गया इसके घर में 10 kg सोना है तो लोग हो सकता है उसमें डकैती डाल दें। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किसी ने मुझसे बोला कि दोस्त इतना ज़्यादा गोल्ड आप लेके आए हो, इसे घर में मत रखो, इसे बैंक के लॉकर में रख दो। तो मान लो मैं गया बैंक ऑफ इंडिया के पास और यहाँ पे जाके बोला कि भैया मैंने गोल्ड 10 kg एक्चुअली लिया हुआ है, इसको मुझे लॉकर में रखना है, आप अपनी फ़ी बता दो। तो बैंक ऑफ इंडिया ने मुझसे बताया कि सर आपको ना 1 लाख रुपए पर मंथ हमें देना पड़ेगा, हम आपकी गोल्ड को सेफली अपने सेफ हाउस में रख देंगे। मैंने बोला डन है जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ उस बैंक का जो ब्रांच मैनेजर था उसने मुझसे बोला सर ये गोल्ड बहुत ज़्यादा है, अगर छोटा होता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है
कि आप हमारे पास जो गार्ड भी हैं ना, उनके नोन में कोई आर्मी पर्सनल है, आप उनको यहाँ पे बैठा सकते हो फिजिकल सेफ्टी के लिए। उनको बस आपको 40,000 रुपये मामूली की एक तनख्वाह देनी पड़ेगी, 1 महीने वो बाहर बैठ जाएंगे। अगर आपका व्यू ऐसा है कि 6 महीने तक आपको गोल्ड हमारे पास रखना है, तो उस केस में आपको 6 लाख का हमारा रेंट हो जाएगा, प्लस में 40,000 रुपये के रेट से 6 महीने की आप उनकी सैलरी दे देना। मैंने बोला कि ठीक है जी भैया, आप उनको बुला दो। मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा है कि लॉकर में तो है ही है, बाहर एक आर्मी वाला बंदा अगर बंदूक लेके बैठा रहेगा तो मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। उन्होंने बोला ठीक है जी, हम करवा देते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि भले ही मैंने इसको फिजिकली तो लॉक कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक का भी सिस्टम है। वो मुझे लूट नहीं रहा है, वो जनरली मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने बोला हम लोग अपने पैसे को एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी लॉक करते हैं, आप एक काम करो, वो भी आप फीचर लगवा सकते हो। मैंने बोला वो भी। सब कुछ जोड़ वोड़ के मेरे सामने ये पता चला मुझे कि 2 लाख रुपए पर मंथ का मुझे बैंक को पे करना है और मेरा गोल्ड बड़े ही प्यार से वहाँ पे सेफली पड़ा रहेगा। नाउ 6 महीने बीत गए और सच में गोल्ड का रेट 93,000 रुपये से बढ़ के चला गया 1.5 लाख पे। इस केस में आप देखो दोस्त, अगर मैंने इस गोल्ड को बेचा होगा तो मुझे फ़ायदा कितने का हुआ होगा? मुझे फ़ायदा हुआ होगा 57,000 रुपये का, ठीक है, पर 10 ग्राम पे। तो बाकी हम पूरी कैलकुलेशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन 10 ग्राम के हिसाब से मुझे 57,000 का फ़ायदा हुआ। क्या आपको सच में लगता है कि मेरी जेब में 57,000 रुपये आए होंगे? मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं आए होंगे, क्योंकि ये जो 6 लाख रुपए मैंने यहाँ पे पे किए हैं ना, अगर देखा जाए तो ये भी उस गोल्ड की कॉस्ट में आनी चाहिए। और इस कॉस्ट को एडजस्ट करने के बाद से हो सकता है मेरी जेब में 57,000 नहीं, या फिर ये जो मेरी बाइंग प्राइस है ना, ये तो गोल्ड मैंने खरीदा 93,000 में, इसको कैरी करने का अलग से कॉस्ट था, इसको रखने का अलग से कॉस्ट था, और हो सकता है वो कॉस्ट की वजह से इसका रेट मुझे 93,100 रुपये हो गया हो। और क्योंकि ये 93,100 हो गया तो ये वाला भी हो सकता है मेरा प्रॉफिट कम हो गया हो सकता है क्या 100% कम ही हुआ होगा। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे एक एडिशनल कॉस्ट आ गया 100 रुपये का। इस 100 रुपये की ही कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। जनरली स्पॉट पे जितने पे स्टॉक आपका ट्रेड हो रहा होगा, यानी कि कैश वाले मार्केट में रिलायंस जिस रेट पे ट्रेड हो रहा होगा, उसके फ्यूचर उस वाले रेट से ऊपर ही ट्रेड हो रहे होंगे। यहाँ पे उल्टा है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो क्यों हो रहा है। बट जनरली फ्यूचर में जो स्टॉक्स होंगे वो अपने स्पॉट से ऊपर ही ट्रेड हो रहे होते हैं। क्यों? आप सोच के देखो, क्या कभी भी कोई बैंक आपको अपना लॉकर यूज करने के लिए सारे फीचर्स फ्री में देगा? या फिर कभी वो ऐसा बोलेगा कि मैं आपका गोल्ड भी रख लेता हूँ और 2 लाख रुपए आपको महीने का मैं खुद सामने से दे भी दूंगा? यार ऐसा कर रहा है तो वो बैंक कल ही भगने वाला है। आप समझ रहे हो? सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो फ्यूचर के प्राइसेस को कैलकुलेट करने का जो सिंपल सा तरीका है वो ये है, स्पॉट यानी कि कैश में जो स्टॉक के प्राइस चल रहा है ना, उसको ले लो और इसमें आप सिर्फ जोड़ दो कॉस्ट ऑफ कैरी को, तो आपके पास आपका रेट आ जाएगा। आप समझ रहे हैं कैसा हुआ? आपको ये हमेशा कैलकुलेट नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा पछड़े वाला हो जाएगा। देखो, इस पूरे कोर्स को मैंने जानबूझ के 100% प्रैक्टिकल रखने की कोशिश किया है। जो भी थियरी वाला पार्ट होगा ना, बस मैं ऐसे आपसे एक बारी बताऊंगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। हम इसमें जाके कैलकुलेट करने के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। हमारा मेन मतलब है पैसे बनाने से। तो जब पैसे बनाने वाला काम होगा ना, वहाँ पे मैं खुद रुकूंगा और 32 बार आपको उस सेम चीज़ को आपके सामने रिपीट करूंगा। ओके जी, सो आई होप नाउ यू गॉट इट कि किस तरीके से फ्यूचर के प्राइसेस कैलकुलेट होते हैं। तो मैंने आपको फाइनल कंक्लूजन दे दिया, लेकिन आप में से फिर से अगेन अगर किसी को सीरीज 8 देना है तो कुछ थियोरेटिकल मैं जल्दी बस ऐड करना चाहूँगा। देखो दोस्त, जो फ्यूचर के प्राइसेस को ऐड करने वाला काम, फ्यूचर के प्राइसेस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो लोगों ने फॉर्मूला बनाया वो ये फॉर्मूला बनाया गया था। तो इस फॉर्मूले में क्या हो रहा था, लोग बोल रहे थे S × E की पावर RT कर लो, आपको फ्यूचर का प्राइस मिल जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है? तो जैसे आप एग्जांपल के तौर पे यूँ समझ लेना कि कोई स्टॉक स्पॉट में कितने का चल रहा है। जैसे अभी पे अगर आप रिलायंस की बात करेंगे तो कैश में 1274 पे चल रहा था ना। तो लोगों का कहना था अगर आपको अप्रैल के फ्यूचर का प्राइस निकालना है तो आप पहले स्पॉट प्राइस रख दो जो कि है 1274, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोनेंशियल से। अगर आप में से कोई भी मैथ का स्टूडेंट है, जैसे मैं पर्सनली PCM से था, तो यहाँ पे आपको 2.781 डाल देना है। इसके पावर डाल दो RT R माने कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमारी कंट्री में कितना है। मान लो फिलहाल में 6% का है, 4% का है, जो भी XYZ% है। ऐसे मान लो 6% अगर मैं लेता हूँ तो 6% और इसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम टू एक्सपायरी से। जैसे कि अगर हम अप्रैल वाले केस में बात कर रहे थे तो एक्सपायरी होने में आज के दिन पे 17 अप्रैल है दोस्त, और जो हमारी एक्सपायरी है वो है 24 को। तो आप कह सकते हैं इसमें 7 डेज बचे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखना 7 डिवाइड कर देना जो भी टोटल ट्रेडिंग डेज हैं, या फिर पूरे साल के नंबर से 365 से आप डिवाइड कर दो। जो नंबर आएगा यहाँ पे
वही वाला हो जाएगा आपका फ्यूचर प्राइस। बट द प्रॉब्लम इज जब आप इस कैलकुलेशन में सारे नंबर्स को पुट करेंगे तो वो वैल्यू नहीं आएगा जो हमारे लाइव मार्केट में आ रहा है। और कुछ लोगों ने इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले का नाम दिया फेयर फ्यूचर प्राइस। तो एक बारी मैं आपको वो वाला भी फॉर्मूला दिखाता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला आपके सामने ये है। फेयर फ्यूचर प्राइस के समय पे फिर लोगों ने बोला कि देखो जो पहले वाला फॉर्मूला ये वाला था ना, इसको भूल जाओ। अब आपको ये करना है, स्पॉट का प्राइस लेना है, उसमें कॉस्ट ऑफ कैरी, अभी मैंने आपको समझाया व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैरी, उसे जोड़ना है। और किसी भी तरह का अगर कंपनी डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोनस एक्सेट्रा दे रही है ना, उसकी एडजस्टमेंट कर दो, तो उसके बाद से हमें फेयर फ्यूचर प्राइस मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपने ये भी किया, उसके बाद भी फ्यूचर का प्राइस नहीं मिला, तो उसके बाद से फाइनल कंक्लूजन यही निकाला गया कि आप फ्यूचर के प्राइसेस को एग्जैक्टली कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। और उसके दो मेन रीज़न है। पहला है कन्वीनियंस यील्ड और दूसरा है एक्सपेक्टेशन। देखो पहले मैं एक्सपेक्टेशन समझाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ईजी तो दोनों ही है। एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें तो अगर पूरे इंडिया को आज के दिन पे ही लगने लगा ना कि रिलायंस का रेट ऊपर जाएगा, तो आप देखोगे कि रिलायंस का रेट ऊपर चला भी जाएगा। अगर सबको लगने लगा गोल्ड के रेट ऊपर जाएंगे तो गोल्ड का रेट ऊपर चला भी जाएगा, क्योंकि एक माहौल ऐसा बन गया, एक एक्सपेक्टेशन ऐसा क्रिएट हो गया। आप समझ रहे हैं? और इस चीज़ को आप किसी भी फॉर्मूले में नहीं डाल सकते। जो दूसरा मेन रीज़न निकाला गया जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं फ्यूचर के एग्जैक्ट प्राइस को कैलकुलेट, वो है हमारा कन्वीनियंस यील्ड। तो दोस्त कन्वीनियंस यील्ड क्या होता है आप यूँ समझना दोस्त। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसा है कि जब कोविड आया था, इस बार एक पेन सेलेक्ट करने दो, जब कोविड लगा था तो कोविड में जिन लोगों को एक हैंड सैनिटाइजर की ज़रूरत थी ना, वो लोग भी 4 बाई कर रहे थे और उनके 4 खरीदने की वजह से हैंड सैनिटाइजर्स एक तरीके से ब्लैक में बिकने लगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोविड अगर दूसरी बार आता है तो क्या आप अभी भी मुझसे बता सकते हो कि जिन लोगों को एक की ज़रूरत है वो लोग कितने हैंड सैनिटाइज़र बाई करने वाले हैं? ये हमें उसी समय पे पता चलेगा। उस समय पे जिस लेवल की इंटेंसिटी होती है उसके हिसाब से लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो जनरली जब कभी भी कुछ भी नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा होता है ना, ड्यू टू फ्लड या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम लोग स्टोर करते हैं मोर देन वी नीड, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशन हो जाएगा। और इस चीज़ को आप किसी फॉर्मूले पे क्योंकि डाल नहीं पाओगे, इस वजह से एग्जैक्ट फ्यूचर का प्राइस आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया है कि फ्यूचर के प्राइसेस को कैलकुलेट कैसे करना है। देखो आपको नियर अबाउट नंबर मिल जाएगा जो कि फेयर फ्यूचर प्राइस से मिल जाता है, बट एग्जैक्ट नंबर नहीं आता और ना ही आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। हमें ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है ना, वो सारा काम हमारा नहीं रुकेगा। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक बार हम समझते हैं व्हाट इज़ कॉन्टेंगो मार्केट एंड व्हाट इज़ बैकवर्डेशन मार्केट। दोनों चीज़ों को मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ दोस्त। देखो जब कभी भी फ्यूचर का प्राइस आपके स्पॉट वाले प्राइस से, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्त, इसे आप मुझे जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जब कभी भी आपके फ्यूचर का प्राइस आपके स्पॉट के प्राइस से ऊपर हो ना, तो उसे हम बोलते हैं ये हमारा कॉन्टेंगो का मार्केट है। और जब कभी भी आपके फ्यूचर का प्राइस आपके स्पॉट के प्राइस से नीचे हो ना, इसे हम बैकवर्डेशन का मार्केट बोलते हैं। जैसे अभी पे आप बात करोगे तो जो अप्रैल का फ्यूचर आप देखोगे तो इसके हिसाब से आप ये बोलोगे कि मार्केट बैकवर्डेशन की है, ना कि कॉन्टेंगो की। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मार्केट कॉन्टेंगो की है, ना कि बैकवर्डेशन की। अगेन रियल लाइफ में जब आप ट्रेड करोगे तो उसमें आपको कोई यूज़ नहीं आएगा, बट अगर आप NISM का एग्जाम देते हो तो वहाँ पे एग्जाम आता है व्हाट इज़ कॉन्टेंगो मार्केट एंड व्हाट इज़ बैकवर्डेशन मार्केट। अगर आपको नोट्स बनाना है तो यहाँ से आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे वही चीज़ सिंपल में लिखा है। अगर रिलायंस 2600 रुपये पे चल रहा है और उसका फ्यूचर 2700 पे चल रहा है, तो इस समय पे हम बोलेंगे ये मार्केट कॉन्टेंगो का है। और बैकवर्डेशन हम कब बोलेंगे दोस्त? जब रिलायंस 2600 रुपये पे चल रहा है कैश मार्केट में और उसी का जो फ्यूचर है ना वो आपके 2500 रुपये पे चल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कि ये एक बैकवर्डेशन की मार्केट है। सो आई होप यू गॉट इट कि व्हाट इज़ कॉन्टेंगो एंड व्हाट इज़ बैकवर्डेशन। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, मुझे आपको फिर भी एक बार क्लियर करते हुए चलना है, इस वजह से मैं इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। व्हाट इज़ लॉन्ग पोजीशन? तो जब कभी भी आप कोई बाई की पोजीशन बनाते हैं ना, उसे ही हम बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन। आपको समझ में आएगा जब हम ऑप्शन में आएंगे ना, तो वहाँ पे जब हम लॉन्ग और शॉर्ट बोलेंगे वहाँ पे वो चीज़ें गड़बड़ होंगी, है ना। इस वजह से मैं यहाँ पे इसको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। शॉर्ट हम कब बोलेंगे? जब कोई भी आपकी कोई अनसेटल्ड शॉर्ट वाली पोजीशन आपके पास पड़ी हुई है, उसे हम बोलेंगे शॉर्ट पोजीशन। सो यहाँ पे एक पे ऑफ चार्ट दिया हुआ है कि फ्यूचर मार्केट्स कैसे काम करते हैं। तो देखो दोस्त, एक एग्जांपल जो मैं आपसे पहले बोल रहा था ना कि फ्यूचर का मार्केट कुछ और नहीं है, स्पॉट मार्केट है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लो आपने कोई एक स्टॉक है, लॉन्ग माने अभी मैंने आपको समझाया ना बाई होता है, तो
तो मान लेना कोई स्टॉक आपने बाई किया है फ्यूचर के मार्केट पे 100 रुपये के भाव पे। अब वो स्टॉक 100 रुपये से बढ़ के हो गया 130 में, तो आपको फ्यूचर में कितना फ़ायदा होगा या फिर कैश में कितना फ़ायदा होगा? 30 का फ़ायदा होता ना कैश में। अगर आपने इसको फ्यूचर में भी यही ट्रेड डाला होगा ना, तो आपको भी फ़ायदा 30 का ही होगा। वो जो छोटा सा डिफरेंस आ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ कैरी की वजह से फ्यूचर के रेट ऊपर आ रहे हैं, वही एक हिट है जो एक ट्रेडर लेता है। लेकिन जो आपको लिवरेज मिल रहा है उसके मुकाबले वो अमाउंट बहुत छोटा है, इसी वजह से लोग रेडी हो जाते हैं उस वाले हिट को लेने के लिए। अगर मान लो आपका कैश मार्केट में 100 रुपये से वही स्टॉक घट के चला जाता है 60 पे, तो आपको कितने का लॉस होगा? 40 का ना। वही लॉस इधर पे रिफ्लेक्ट किया गया है कि अगर आपने फ्यूचर में भी ट्रेड डाला है तो आपको 40 का ही लॉस होगा। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इट्स एग्जैक्टली सेम एज कैश और फ्यूचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फ्यूचर में आपको कॉस्ट ऑफ कैरी का हिट देखने को मिल जाता है। जब आप फ्यूचर में ट्रेड लेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैरी भी आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट का एग्जांपल दिया। शॉर्ट माने कि मान लेना आप सेल करके बैठे हो, तो फ्यूचर में आपने 100 रुपये पे शॉर्ट मारा। अब मान लेते हैं स्पॉट वाले मार्केट में उस स्टॉक का जो रेट है, स्पॉट माने कि कैश वाले मार्केट में 100 रुपये से घट के आ गया 60 पे, तो कितने का लॉस दिखा रहा होगा कैश वाले बंदे को? 40 का। अगर आप फ्यूचर में, सॉरी ये तो प्लस दिखा रहा होगा ना, आपने शॉर्ट किया होगा तो 40 का प्लस दिखा रहा होगा। अगर आप उस समय भी फ्यूचर में भी शॉर्ट करके बैठे हो ना, तो आपको भी 40 का ही प्रॉफिट दिखा रहा होगा। अगर वही स्टॉक 100 रुपये से बढ़ के मान लो 140 पे आ गया, तो यहाँ पे कितने का आपको लॉस दिखा रहा होगा? क्योंकि आप शॉर्ट करके बैठे हो 40 का। सेम लॉस वही यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है। सो आई होप यू गॉट इट कि फ्यूचर और स्पॉट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक आर्बिट्राज का एग्जांपल है। तो देखो दोस्त, उस समय पे जो मैं आपको दिखाया था ना आर्बिट्राज में, उसको हमेशा वो प्रॉफिट नहीं है। इस सेम चीज़ को एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इस एग्जांपल में लगभग सारे बैचेज जितने मैं ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, सब में बच्चों का यही कहना होता है, सर एक दो बारी और बताना, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो सो प्लीज़ पे अटेंशन, बस अगले सिर्फ 5 से 7 मिनट। देखो दोस्त, आर्बिट्राज में क्या हो रहा है? आर्बिट्राज का आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। वो एक मार्केट से लेगा, एक मार्केट में बेच देगा और हाथों हाथ काम करेगा, खुद पे कोई रिस्क नहीं लेगा। वही चीज़ यहाँ पे होने वाला है। तो आप इमेजिन करना कि कोई एक ट्रेडर है जिसने ऐसा देखा कि गोल्ड जो है किसी दुकानदार के पास 49,000 रुपये के रेट पे चल रहा है, और फ्यूचर वाले मार्केट में, फ्यूचर में आप गोल्ड का रेट कैसे देखते हैं? तो कुछ नहीं करना है, आप बस यहाँ पे आओ, ट्रेडिंग व्यू ओपन करो। लगे हाथ में आपको सारे वेबसाइट्स भी दिखा दूंगा। यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करो। आई होप आपको ट्रेडिंग व्यू में सारे एडवांस फीचर्स भी कैसे यूज़ करने को पता हो। नहीं होगा तो यहाँ पे कोई एक मैं वीडियो लॉन्ग वाली ऐड जरूर कर दूंगा। सो यहाँ पे अगर आप आएंगे दोस्त ट्रेडिंग व्यू पे, तो मान लो यहाँ पे बस आपको पता है क्या सर्च करना है? गोल्ड सर्च करना है। जब आप गोल्ड सर्च करेंगे तो देखो MCX यहाँ पे टॉप में आ रहा है ना, भारत का झंडा और MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इस वाले चार्ट को आप लगाना तो आपको गोल्ड का रेट हमारे फ्यूचर मार्केट में कितने पे है वो दिख जाएगा। फिलहाल में आप देख रहे हैं 94,667 रुपये के भाव पे चल रहा है। सो मान लो किसी ट्रेडर को ऐसा दिखा कि जो दुकान पे गोल्ड का रेट चल रहा है वो चल रहा है 49,000 पे और फ्यूचर में वही चल रहा है 50,000 में। तो इस ट्रेडर ने सिंपली ये किया कि 49,000 रुपये लेके गया, दुकान वाले से खरीद लिया और फ्यूचर वाले मार्केट में शॉर्ट सेल कर दिया फ्यूचर में 50,000 रुपये के रेट पे। इस पर्टिकुलर केस पे उस पर्टिकुलर ट्रेडर को किसी भी हाल में 1,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है, चाहे यहाँ से गोल्ड ऊपर जाए, चाहे गोल्ड नीचे जाए, चाहे गोल्ड वहीं पे है। क्योंकि आप सोच के देखो दोस्त, जिस सामान को उसने 49,000 पे खरीदा, किसी बंदे से प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको ये 50,000 पे बेचूंगा और सामने वाला रेडी भी है 50,000 पे लेने पे, तो उसके घर में, दुकान में, उसके घर पे सामान पड़ा हुआ है जो कि उसने सिर्फ 49,000 रुपये खर्च करके लाया, 50,000 में बढ़ा देगा, आगे 1,000 रुपये का प्रॉफिट बनाएगा। जरा इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा के समझते हैं। जो मैं भी आपसे बोला था कन्फ्यूजन होता है, वो यहाँ पे नहीं आएगा, अगले वाली स्लाइड में आएगा। सो मान लो 3 केसेस होंगे, या तो गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा, या गोल्ड का रेट नीचे आएगा, या गोल्ड का रेट जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखते हैं दोस्त, तो मान लो जो गोल्ड है ना वो ट्रेड करने लगा 51,000 रुपये के रेट पे, यानी कि 49,000 से ऊपर चला गया। अब इस केस में जो अगर आपने दुकानदार से खरीदा था 49,000 रुपये के रेट पे, क्या उसमें आपको 2,000 का प्रॉफिट नहीं होगा? 100% होगा यार। अगर गोल्ड का रेट आज ऊपर 51,000 पे चला गया, तो जो आप दुकान से खरीद के लाए थे वो तो 51,000 हो गया होगा, 2,000 का प्रॉफिट। लेकिन फ्यूचर में जो आपने शॉर्ट सेल कर दिया था ना 50,000 पे, उस पर आपको 1,000 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने जो अभी सामान 51,000 का बाजार में आपको खरीदना पड़ेगा, अगर खरीदने जाओ तो उस सेम चीज़ को आपने किसी को 50,000 में बेचने का प्रॉमिस कर लिया है, तो आपने वहाँ पे शॉर्ट कितने का लॉस ले लिया? 1,000 का। तो आपको लॉस कितने का लग गया? 1,000 का। पहले वाले भी केस में आपको याद है ना, 1,000 का प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पे देखो गोल्ड अगर ऊपर चला गया तो भी उसको 1,000 का प्रॉफिट है। अब मान लेते हैं गोल्ड नीचे जाएगा तो क्या होगा दोस्त? गोल्ड नीचे जाएगा
तो मान लो 48,000 पे चला गया, 48,000 पे अगर जाएगा तो कैश वाले पोजीशन में उसको 1000 का लॉस हो गया और फ्यूचर वाले पोजीशन में उसको 2000 का प्रॉफिट। इसी के ठीक ऑपोजिट अगेन उसको 1000 के वो प्रॉफिट पे आके बैठ गया। अगर गोल्ड वहीं पे रह जाता तब तो 1000 का प्रॉफिट हो ही था। आप इसमें कितना भी बड़ा जंप दे लोगे ना, उसको 1000 का ही प्रॉफिट होगा। आप एग्जांपल ले लो ना, मान लो जो गोल्ड है हमारा वो 1 लाख रुपए पे चला गया एक्सपायरी के दिन, तो ये जो भी साइज है वो थोड़ी छोटी हो गई। मान लो गोल्ड जो है हमारा दोस्त वो 1 लाख रुपए पे चला गया, तो जो कैश में इस बंदे ने खरीदा होगा 49,000 रुपये के रेट पे, उसमें कितने का फायदा हो जाएगा कैश वाले मार्केट में? 51,000 का। और जो फ्यूचर वाले में ट्रेड डाला होगा जिसमें इसने प्रॉमिस किया था कि मैं 50,000 रुपये बेचूंगा, तो अब इसको मार्केट से कितने रुपए में खरीदना पड़ेगा? 1 लाख। तो इस केस में इसने लॉस कितने का लगा लिया? 50,000 का। दोनों को सेट ऑफ आप कर दो, फिर 1000 का प्रॉफिट आ गया। तो यानी कि एक आर्बिट्राजर को एक फिक्स अमाउंट का प्रॉफिट होना ही होना है अगर उसने प्रॉपर तरीके से ट्रेड किया हुआ है। नाउ इन दिस केस अगर मान लो मैंने आपसे ये बोला कि ये जो 1000 का प्रॉफिट आ रहा है ना, इस प्रॉफिट को करने के चक्कर में आपके टैक्सेज एंड चार्जेज 1100 रुपये के लग जाएंगे, तो क्या आप इस ट्रेड को अभी भी करोगे? मैं पर्सनली नहीं करता। मुझे लगता है कि यार 1000 का प्रॉफिट बनते हुए तो देखने को मिल रहा है, लेकिन 1100 रुपये का अगर सिर्फ टैक्सेज एंड चार्जेज है तो ट्रेड बंद करके कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली जेब से 100 रुपये चले जाएंगे। और इसी वाले अमाउंट को हम बोलते हैं नॉन आर्बिट्राज बाउंड। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं जो 1000 रुपये है ना, या फिर जो हमारे टैक्सेज एंड चार्जेज हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन आर्बिट्राज बाउंड। बहुत थियोरेटिकल है, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ओके जी, देन व्हाट इज MTM यानी कि मार्क टू मार्केट। तो देखो दोस्त, MTM कहने का मतलब ये होता है ना, जब आप फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड लोगे, जैसे मान लो हम अगर फ्यूचर वाले, मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और मेरे लिए आपको समझाना भी ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको लेता हूँ लाइव मार्केट में। अब मान लो इस लाइव मार्केट में दोस्त आज के दिन पे आपने ये रिलायंस का जो अप्रैल वाला फ्यूचर है ना, इस वाले को मान लो आपने बाई कर लिया। तो दोस्त जब आप इसको बाई करेंगे और मान लो बाई करने के बाद आपका ये चला गया यहाँ से 1300 रुपये पे, तो आप मोटा मोटा कहोगे कि इसमें 29 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ। 500 का लॉट साइज था, तो आप 500 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से 15,000 रुपये, 15,000 में से 5,000 निकाल दो, तो आई गेस 14,500 इसी के करीब में आएगा। तो 14,000 का 500 का जो आपको प्रॉफिट हुआ है ना, आप इवन दो फ्यूचर के ट्रेड को आपने एग्जिट नहीं किया है, लेकिन अगर अपने अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ मारोगे ना, तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। MTM माने की होता है वो अमाउंट अब एक्चुअली में आपका हुआ। ऐसे ही जब अगले दिन ट्रेड स्टार्ट हुआ, अगले दिन मार्केट स्टार्ट हुआ, और अगर आपको कोई लॉस लग रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मैं अप्रैल का फ्यूचर है ना, तो अप्रैल के लास्ट वाले दिन पे हमारी सेटलमेंट होगी, उस दिन हम देखेंगे मुझे कितने का प्रॉफिट है कितने का लॉस है। ये सब नहीं होता है। जो भी लॉस होगा हर दिन, हर समय, हर सेकेंड, हर मिनट आपको पे करते हुए चलना पड़ेगा। सो इसी वजह से जब कभी भी आप फ्यूचर में ट्रेड डालना, तो अगर आपके जेब में, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई ट्रेड लगाने में लेट्स से 1 लाख रुपए का मार्जिन लग रहा है, मार्जिन मतलब वो अमाउंट जो आपका ब्लॉक होगा, तो उस केस में 1 लाख तो आपका ब्लॉक हो गया, लेकिन आपके पास कुछ पैसा कैश में पड़ा होना चाहिए ताकि अगर कोई लॉस लगेगा तो वहाँ से कटता रहे। अदरवाइज जो आपका ब्रोकर है ना, वो आपके ट्रेड को कट कर देगा और आपकी पोजीशन को क्लोज कर देगा। जितना कुछ मैं आपको थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ को लाइव मार्केट में ट्रेड डाल के भी मैं इस चीज़ को शूट कर करके यहाँ पे डालूंगा, तो आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पहली क्लास में एकदम मास्टर होने वाले हो। मैं बस ये चाहता हूँ आप मुझे ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, और अगर पॉसिबल हो तो इस क्लास को फिर से देखना। ओके जी, सो आई होप आपको ये समझ में आया कि एक MTM क्या होता है, मार्क टू मार्केट क्या होता है, यानी कि हर दिन का प्रॉफिट या लॉस को ही हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट। अगर आप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क पे जॉब भी करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस की जगह पे आपको MTM सुनने को मिलेगा कि आज कितने का MTM था। अगर कोई बोलेगा अरे यार मेरा आज 40 लाख का MTM था, तो हो सकता है लग गया उसके 40 लाख रुपए, है ना। अब हम आते हैं ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रेडेड क्या होता है। ये इतना बड़ा लोगों ने इसको बबल बना रखा है, इतना मुश्किल चीज़ बना रखा है ना कि आप सोचो मत, और ये दुनिया की सबसे छोटी सी चीज़ है। मैं ज़रा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने इसका आंसर दे लिया, ओपन इंटरेस्ट में आप लाइफ में कभी नहीं फंसोगे। देखो दोस्त, मैंने आपसे सिंपल से एक क्वेश्चन पूछा और आप मुझे सोच समझ के देना, बहुत मुश्किल चीज़ पूछने वाला हूँ। ये एक क्लासरूम है, इसमें 10 बच्चे बैठे हुए हैं। 10 बच्चों में से अगर 2 बच्चे बाहर चले गए और 5 बच्चे नए इस क्लास में आ गए, तो अब क्लास में कितने बच्चे हैं? क्या आपको कोई डाउट है कि अगर मैं इसको काट के 13 लिखूं तो क्या आपको ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया ना, तो आप पूरा का पूरा ऑप्शन चेन में कभी फंसोगे नहीं, मेरी गारंटी है। आप मुझे दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जब 13 बच्चे इस क्लास में थे, अब मान लो इस क्लास में से ना 3 बच्चे बाहर गए और 3 नए बच्चे क्लास में आ गए, क्या ये नंबर 13 से बदलेगा?
बिल्कुल नहीं यार, वो 13 था 13 ही रहेगा। तो जब हम थोड़ी सी और क्लासेस हो जाएंगे ना, मतलब थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता लूँगा, उसके बाद मैं लेके आऊँगा आपको व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडेड एंड वॉल्यूम, व्हाट इज़ ओपन इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ वॉल्यूम ट्रेडेड। यहाँ पे वैसे NISM की बुक से ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, और मैंने जानबूझ के एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लिया हुआ है ताकि आप फंसो, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप फंसोगे नहीं, वो मेरे पे आप छोड़ दो। पहले हम छोटे छोटे टॉपिक्स को देखते हैं। व्हाट इज़ नेकेड पोजीशन। तो जब कभी भी अभी तक अगर आप में से कोई ट्रेड करता है ऑप्शन वाले मार्केट में, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप नेकेड वाला ही ट्रेड कर रहे होगे। नेकेड ट्रेड माने कि सट्टे मारना। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाता है तो उस केस में आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने बस मार्केट में जाके CE को बाई कर लिया। अगर आप में से किसी को आइडिया नहीं है व्हाट इज CE, तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप में से कोई ट्रेड करता है तो आप मुझे ज़्यादा समझोगे। नेकेड पोजीशन माने कि दोस्त सिंपल लैंग्वेज में ये समझना, सट्टे मारना। हम देखेंगे कि कभी कभार आप सट्टे मार सकते हो और किन कंडीशन में आपको सट्टे मारने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप मेरी मानोगे तो आपको सट्टे तो मारने ही नहीं चाहिए, कभी मारो ही मत ना। उस चीज़ में जाना ही क्यों है जिसमें आपको आपकी डेथ हो सकती है। अगर आपको पता है, मतलब अगर आप ट्रेडिंग वाले पूरे दुनिया में देखोगे ना, तो ऑल यू हैव टू फिगर इट आउट कि वेयर यू आर गोइंग टू डाई, और उस वाले रास्ते पे कभी जाना ही नहीं है। नेकेड वाले में वही होता है। आप में से मैक्सिमम लोग हो भी सकता है कि जो लोग इस कोर्स में इनरोल किया है या फिर फिन कैफे पे आप लोग आए फिजिकली या फिर ऑफलाइन की क्लासेस ली, चांसेस बहुत हाई हैं कि पहले आप नेकेड ट्रेड कर रहे थे ऑप्शन में और आपको लॉसेज हो रहे थे, और आप उसी लॉस को हम किस तरीके से बंद करेंगे तो उसको हम आगे समझने वाले हैं। बट बॉटम लाइन, जब आप सट्टे मारते हो, अगर आपको लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, आपने CE बाई किया, अगर आपको लग रहा है बाजार नीचे आएगा और PE बाई किया, तो इसी को हम बोलेंगे दोस्त नेकेड पोजीशन, अनहेज्ड पोजीशन। ओके जी, चलो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे वाला हमारे पास क्या आता है, तो वो है हमारे पास मार्केट में कितने तरह के रिस्क होते हैं या फिर मार्केट रिस्क क्या क्या होते हैं। तो देखो दोस्त, मार्केट में मेजरली 2 रिस्क होते हैं। या फिर आप में से अगर कोई मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करता है या फिर कोई भी टीवी देखते हो, तो उसमें बार बार वो जो एक डिस्क्लेमर आता है, वो डिस्क्लेमर का मतलब कभी आपने सोचा है कि क्या होगा, जिसमें वो लोग बार बार रिपीट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम्स केयरफुली। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो मार्केट रिस्क कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या है। अगर आपको थोड़ा सोचना है तो मैं तो यही बोलूँगा, इस वीडियो को पॉज करके एक बार सोच के देखो, क्या मार्केट रिस्क है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। एक तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मार्केट रिस्क माने सर मार्केट गिर जाता है तो उसका रिस्क की बात कर रहे हैं, कोई ग्लोबल न्यूज़ आ जाता है उसके रिस्क की बात कर रहे हैं। यस, आप सही हो, लेकिन इसी चीज़ को हमें थोड़े फैंसी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। तो जो मार्केट रिस्क है ना, उसको हम लोग फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे। और वो 2 कैटेगरी क्या क्या होती हैं, एक होता है मार्केट रिस्क में अनसिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होता है सिस्टमैटिक रिस्क। अब ये दोनों क्या होते हैं, कभी दोस्त आपने एक कहावत सुनी है कि अगर डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अगर 1 लाख रुपए हैं तो पूरे के पूरे पैसे एक ही कंपनी में मत लगाना। आप जब ये चीज़ को, अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो जनरली आपने अपने अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल किया हुआ है। अनसिस्टमैटिक जो आपका रिस्क होता है ये तब आता है जब आपने अपने पोर्टफोलियो का सारा पैसा एक ही कंपनी में डाल दिया है या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही कंपनी में डाल दिया है। जनरली अनसिस्टमैटिक रिस्क को दूर करने के लिए लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग कंपनीज में पैसे डालते हैं। तो इससे होता क्या है, जैसे मान लो दोस्त एक इंसान है, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए को अगर इसने 10 कंपनीज, अलग अलग कंपनीज में मान लो इन्वेस्ट किया एंड सो ऑन, तो मान लो इसमें से एक कंपनी थी जिसका नाम था ABC। अब ABC के वर्कर्स हैं, अगर उन लोगों ने स्ट्राइक भी कर दिया तो हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट्स घट जाएंगे क्योंकि फैक्ट्रीज ही बंद है, लेकिन फिर भी उसके 9 कंपनीज तो हैं ना जो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें एवरेज डाउन हो जाएंगी। हो सकता है अगले 3 महीने के बाद से यहाँ पे जो CDE कंपनी थी यहाँ पे स्ट्राइक हो गया और अब यहाँ पे काम रिज्यूम हो गया, तो फिर से अब बचे हुए 9 कंपनीज ने बैलेंस कर लिया। तो इसी को हम बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ही सारे पैसे नहीं लगा रहे हो। दूसरी तरह का रिस्क हमारा क्या होता है दोस्त, दूसरे तरह का रिस्क होता है सिस्टमैटिक रिस्क। तो कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कोविड में जो मार्केट का क्रैश हुआ, इसको आप बोलोगे ये एक सिस्टमैटिक रिस्क है, और इसको दूर करने का एक ही तरीका है और वो है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन कभी सीखना ही नहीं। अरे दोस्त, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कभी सीखोगे ही नहीं तो अपने पोर्टफोलियो को हैज कैसे करोगे। तो ये कहना कि इसमें जाओ ही मत, वो गलत है। यस, आप आने के बाद, इस चीज़ को सीखने के बाद सट्टे मत मारना, वो ज़्यादा एक सही सटीक चीज़ होगा कहने के लिए।
तो अब जरा हम बात करते हैं दोस्त कि सिस्टमैटिक रिस्क माने कि सिंपल लैंग्वेज में आप यूँ समझना कि कोविड जैसे सिचुएशन को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक रिस्क, और ऐसे केस में ओवरऑल मार्केट गिरता है, चाहे आपने कितना हो भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई क्यों ना किया हो, क्या काहे ना आपने 15 कंपनीज में पैसे क्यों ना डाले हों, लेकिन फिर भी आपका पोर्टफोलियो नीचे आएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम अपने पोर्टफोलियो को हैज करेंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो विल लर्न कि हैजिंग किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से हैज कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे हैजिंग समझाते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो देखो दोस्तों, जो आपका सिस्टमैटिक रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क को आप किस तरीके से मेजर करते हो, तो एक मेजर करने का तरीका होता है बीटा। आप अपने पोर्टफोलियो के बीटा को कैलकुलेट कर सकते हो और उससे आप निकालोगे कि आप कितने रिस्क पे बैठे हुए हो, और उसके बाद से आप अपने पोर्टफोलियो को हैज कर सकते हो। मैं आपको एक बारी ये जो इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ बोला ना, इसको थोड़ा इजी करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है टॉप स्टॉक रिसर्च। तो कोई प्रमोशन नहीं है, इन लोगों ने पहले मुझे बहुत कांटेक्ट किया था एंड दे आर नाइस पीपल, है ना। तो आप प्लस में साइट भी अच्छी है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। टॉप स्टॉक रिसर्च पे अगर मैं आता हूँ दोस्त, और इस वाले को अगर मैंने ओपन किया, तो देखो यहाँ पे मान लो मुझे रिलायंस का बीटा देखना है कि रिलायंस कितना अग्रेसिव है, और उसका कंक्लूजन मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को ज़रा समझना। अगर मैंने दोस्त यहाँ पे रिलायंस लगाया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो बीटाज इन वॉल्यूम्स ऐसा कुछ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करना। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपको अब इस वाले लाइन पे फोकस करना है। आप देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो रिलायंस का बीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.965। बीटा माने होता है दोस्त, अगर हमारा निफ्टी 10% से ऊपर गया ना, तो रिलायंस लॉन्ग टर्म में 9.65% से ऊपर जाएगा। किसी कंपनी का बीटा जितना ज़्यादा है, इसका मतलब वो पोर्टफोलियो, वो कंपनी उतनी ही अग्रेसिव है। यानी कि जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, कोई ऐसी कंपनी है जिसका बीटा 3 है, इसका मतलब ये होता है अगर निफ्टी 1% से ऊपर जाएगा ना, तो ये कंपनी 3% से ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर निफ्टी 1% से गिरा, तो ये कंपनी भी 3% से नीचे गिर जाएगी। अभी फिलहाल में आप देख रहे हो कि मार्केट कितना गिर रहा है। अभी पे आप बाद में कभी अगर इस सीरीज़ को देख रहे हो तो आप जाके चेक करना एक बारी, अप्रैल 2025 में मार्केट कितना गिरा। अब ऐसे केसेस में हम ऐसी कंपनीज में पैसे लगाते हैं, या फिर अगर आप टीवी पे देखोगे तो बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे ऐसे सिचुएशन में हम लोग को FMCG वाले स्टॉक्स में पैसे लगाने चाहिए। क्यों वो लोग ऐसा बोलते हैं, तो एक मैं आपके सामने एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास FMCG सेगमेंट से आ जाता है, जैसे कि नेस्ले आप ले लो। तो जरा हम देखते हैं दोस्त, नेस्ले का बीटा कितना है। तो नेस्ले अगर मैंने यहाँ पे लगाया एंड बीटा एंड वॉल्यूम्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला, तो लॉन्ग टर्म में जो नेस्ले का बीटा है वो कितने पे है दोस्त, 0.740। यानी कि अगर निफ्टी 10% से भी फॉल कर जाता है ना, तो नेस्ले कितने परसेंट से गिरेगा, 7.4% से। लेकिन अगर निफ्टी 10% से ऊपर जाता है तो आपका नेस्ले कितने परसेंट से ऊपर जाएगा, 7.4%। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे 3 मंथ्स के रेंज के हिसाब से, तो इसका बीटा कितना आ रहा है, 0.523। माने कि 10% से निफ्टी के ऊपर जाने पे शॉर्ट टर्म में ये 5.2% से ऊपर जाएगा, 10% के निफ्टी के गिरने से ये 5.2% से नीचे आएगा। सो आई होप आप समझ पा रहे हो कि बीटा क्या बता रहा है। कभी भी आपसे कोई ऐसा इंसान जो अपने रिटायरमेंट वाले एज में है, या फिर ऐसे सिचुएशन में जीवन के ऐसे पड़ाव पे है जहाँ पे वो बहुत रिस्क नहीं ले सकता, तो आप अगर उनको कोई स्टॉक बता भी रहे हो, तो ऐसे ही स्टॉक्स को आपको बताना चाहिए जिनका बीटा 1 के नीचे है। 1 के ऊपर वाला बीटा मत बता देना। जैसे अडानी वाले स्टॉक्स आप देखते हैं ना, आप देखना जरा उनके बीटाज कितने ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी अडानी पावर लगा लेता हूँ, आप देखना उसके कितने ऊपर आएंगे। अडानी जी, अडानी कोई सा भी, अडानी SOL, मैं बस इसे ओपन करता हूँ। आप जरा देखना दोस्त, इसका बीटा 1 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1.92 आ रहा है लॉन्ग टर्म में, माने कि ये दुगना वॉलेटाइल है निफ्टी से। तो इतने वॉलेटाइल स्टॉक्स उनको नहीं बताना है। कोई लड़का जो 20, 22, 25, 28 साल का है, अभी नई नई सैलरी आ रही है, आप उन्हें ये स्टॉक्स बताओगे ना, तो वो लोग इतने बड़े रिस्क को झेल सकते हैं, क्योंकि अभी आप ऐसे एज में हो कि आप रिस्क को ले सकते हो। ओके जी, सो अब जरा मैं इस PPT पे आपको लेके आ रहा हूँ और इसको जरा हम एक बार पढ़ के समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, बीटा जो है वो सिस्टमैटिक मतलब मेजर करता है सिस्टमैटिक रिस्क को, और एक तरह से इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो सिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। तो इसके लिए हम अपने पोर्टफोलियो को हैज करते हैं। जब आप हैजिंग करने जाओगे तो आपको ये पता करना होता है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस बाई करना है, और कितने अमाउंट का इंश्योरेंस बाई करना है। इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको बीटा निकालना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो का। हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे,
इसके बाद से एक अगर सुपर एडवांस वाला सीरीज आएगा ना, जिसमें NISM का सीरीज भी कवर किया जाएगा, उसमें हम उन चीज़ों को कवर करेंगे। अदरवाइज ना पूरी खिचड़ी पक जाएगी। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ शायद आप उस चीज़ को भी नहीं समझ पाओगे। जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो पहले क्लास 1 में जाते हैं, फिर 2 में जाते हैं, फिर 3 में जाते हैं, है ना। और इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। उसके बाद से हम लोग कोई ग्रेजुएशन PhD वगैरह किसी एक फील्ड में लेते हैं। ये भी वैसा ही है। अभी आप बहुत बेसिक वाले लेवल पे हो। ऐसा मत समझना कि मैं जानबूझ के भगा रहा हूँ, कोई प्रीमियम वाला कोर्स देना चाहता हूँ। हो सकता है आगे चल के मैं खुद ही एक अलग से क्लिप बना के, एक वीडियो बना के मैं खुद ही अपलोड कर दूँ। आप में से किसी को बीटा समझना होगा तो आपके इसी कोर्स के सेक्शन में नीचे पे इंक्लूडेड आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे क्विकली बता के चल रहा हूँ। तो देखो दोस्त, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए थे, या फिर आपके पूरे पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए थे। अब 10 लाख रुपए थे तो हो सकता है किसी एक स्टॉक में आपने 1 लाख लगाया होगा, किसी एक स्टॉक में 50,000 लगाया होगा, कोई एक स्टॉक ऐसा भी होगा जिसमें 2 लाख रुपए लगे हैं, कोई स्टॉक ऐसा होगा जिसमें 30,000 लगे हैं। तो सबकी वेटेज अलग अलग हो गई ना। सबकी जो अब देखा जाए तो ये जो 2 लाख रुपए वाला स्टॉक है, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि इसमें एलोकेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें इसका आप वेटेज देते हो, तो पहले आप वेटेज दोगे सबसे ज़्यादा वाले स्टॉक्स को, फिर उनको बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सबका एवरेज जब आप निकालेंगे ना, उसके बाद से आपको ये पता चलेगा कि आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना है। मान लो मेरे पोर्टफोलियो का बीटा अगर 2 आया और मैंने 10 लाख रुपए का मेरा पोर्टफोलियो है, तो बीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं ये बोलूँगा कि मैं 20 लाख रुपए के रिस्क पे बैठा हूँ, और जो भी मैं हेजिंग करूँगा ना, वो 20 लाख रुपए की हेजिंग को मैं बाई करूँगा। सो आई होप आप ये समझ रहे हो कि बीटा क्या होता है और इसके थ्रू हम लोग अपने पोर्टफोलियो को कैसे हेज करते हैं। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बिलीव मी, मैं वीडियोस डाल दूंगा, है ना। बाकी फ़िलहाल में हम उसमें नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ पूरी की पूरी खिचड़ी पड़ गई। जो इतने स्मूथ जा रहा है ना, वही चीज़ें हैवी लगने लगेंगी हमें। ओके जी, सो आई होप आपको फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर के जो भी छोटे मोटे डाउट्स वाउट्स हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है। जब मैं ट्रेड्स वगैरह कुछ आपको लगा के दिखाऊंगा ना, उस समय पे आपको और भी बेटर समझ में आएगा, पूरी की पूरी बात समझ में आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन में जरा हम ये भी समझ लेते हैं दोस्त कि बेसिस किसे बोलते हैं। तो फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम बेसिस बोलते हैं। फर्दर बेसिस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो हम उसमें नहीं आएंगे, ना ही आपको उतने लेवल तक थियरी समझना है। मैं एक बार प्रैक्टिकली भी आपको दिखाता हूँ कि बेसिस क्या है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे धन पे लेके आऊँगा, तो ये जो फ्यूचर एंड स्पॉट आप देख रहे हैं ना, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, तो ये 1274 1271 को आप माइनस करोगे तो इनके बीच का जो भी वो 3 रुपये का डिफरेंस है, एक तरह से उसी अमाउंट को हम बोलते हैं बेसिस। आगे बढ़ते हैं जी। नाउ व्हाट इज C&P। तो यहाँ से हम ऑफिशियली थोड़ा बहुत ऑप्शन वाले मार्केट में एंटर करने लगे हैं। फ्यूचर वाला आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। कोई भी डाउट है तो जो हमारे वीकेंड्स पे सेमिनार्स होंगे, आप उन्हें आप अटेंड करके वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो मुझसे। अब जरा हम समझते हैं दोस्त कि व्हाट इज़ दिस C&P। तो देखो, सबसे पहली बात हम इन दोनों का फुल फॉर्म देखते हैं। C माने होता है कॉल, E माने होता है यूरोपियन, P माने पुट, E माने यूरोपियन। तो जो हमारा इंडियन मार्केट है ना, वो यूरोपियन वाले मार्केट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। अगर आप कल से US मार्केट में ट्रेड करने लगोगे ना, तो वहाँ पे C&P नहीं लिखता है, वहाँ पे CA&PA लिखता है। कॉल अमेरिकन, पुट अमेरिकन। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो सो दोस्त, बॉटम लाइन ये है कि हमारे जब आप ऑप्शन के मार्केट में आते हैं तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया जाता है। जैसे ही आप ऑप्शन के मार्केट में आओगे तो ये इतना इजी नहीं है, बायर सेलर में यहाँ पे नहीं है। जैसे अगर हम इक्विटी की बात करें दोस्त, तो वहाँ पे कैसा काम था आपको, इक्विटी वाले मार्केट में आपसे सिंपली एक इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर अगर आपको लग रहा है कि किसी कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा तो आप इसको बाई करोगे, और अगर आपको लग रहा है ये नीचे जाएगा तो आप इसको सेल करोगे, और इस तरीके से एक बायर और सेलर मिलकर पूरा मार्केट बनाए थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑप्शन के मार्केट में आप जैसे ही एंटर करते हो ना, तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या फिर ऑप्शन सेलर बनना है। आप अगर बोलोगे कि मुझे ऑप्शन बायर बनना है, तो इसका माने ये होता है दोस्त कि आपको मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे आए, कुछ भी हो, बाई ही करना है। जरा अभी हम इस बात को भी समझेंगे। अगर आपने चूज किया ऑप्शन सेलर बनना, तो चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे आए, आपको सेलिंग ही करना है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और मैं डीप में जाके समझाता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन, आप इसको बिना पढ़े, स्क्रीन पे आ रहा है, उसको बिना पढ़े आप सोच के बस मुझे बताना। अगर मैंने आपसे ये बोला कि कोई स्टॉक है जो लगातार ऐसे जाने वाला है, ऐसे केस में हम लोग पैसे कैसे बनाते हैं? यार एक ही तो तरीका है, हम इसको बाई करेंगे, जब ऊपर जाएगा तो सेल कर देंगे, और इस तरीके से पैसे बनाएंगे। क्या कभी भी ऐसा आप कर पाओगे कि इधर पे ही सेल करो और ऊपर जाने के बाद से आप बाई करोगे और आपको प्रॉफिट हो गया?
बिल्कुल नहीं, लेकिन ऑप्शन के मार्केट में ऐसा होता है और यहीं से सारा कन्फ्यूजन स्टार्ट होगा। हम लोग कैश के मार्केट में हमें बहुत सिंपल सा क्या लगता है, कोई स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, ऊपर जाएगा तो बेच देंगे और पैसे बना लेंगे। ऑप्शन के मार्केट में ऊपर जाते हुए स्टॉक में भी आप सेलिंग करके पैसे बना सकते हो। तो अब जो आगे वाला पार्ट होने वाला है उसमें आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। बस आपको मुझे 5 से 10 मिनट अपने एकदम ध्यान से देना होगा। देखो दोस्त, जब आप मार्केट में हमारे आओगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या फिर ऑप्शन सेलर बनना है। और वो चीज़ कैसे आप डिसाइड करोगे, तो ये आपका होमवर्क भी होने वाला है जो अभी मैं आपसे बोलूँगा। कम से कम आपको ये 500 बार लिखना है और उसके बाद से ये आगे वाली वीडियो देखनी है। उसके पहले तो आप देखना मत। अगर आपने, और इस चीज़ को आप फिलहाल के लिए रट लो, मैं आपको सारे डॉट्स एक एक करके कनेक्ट कराऊंगा। अगर आपने बोला कि आपको ऑप्शन बायर बनना है, तो अगर आपको अब जब मार्केट ऊपर जाएगा ना तो आपको सी बाई करना है और जब मार्केट नीचे आएगा आपको पी बाई करना है। अगर आपने बोला कि आपको ऑप्शन सेलर बन के काम करना है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा आपको पी सेल करना है और जब मार्केट नीचे आएगा आपको सी सेल करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने बोला कि मुझे बायर बनना है तो आपको जब लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा आपको सी बाई करना है, जब लगेगा कि मार्केट नीचे आएगा आपको पी बाई करना है। अगर आपने बोला कि मुझे सेलर बन के काम करना है तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आपको पी सेल करना है। ऊपर जाएगा माने कि जब आपका व्यू है, अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको सी सेल करना है। आई होप इस चीज़ को पहले आपको 500 बार लिखना है और आप एक बार ज़रा सोचने की कोशिश करना। आप ऐसा सोचना कि यार मैं ऑप्शन बायर हूँ और मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे सी बाई करना है। तो आप ऐसे लिखना। फिर आप सोचना कि यार अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे क्या करना है, सर ने क्या बोला, मुझे पी बाई करना है। फिर आप ऐसे सोचना कि मान लो अगर आप सेलर हो तो यार जब मार्केट ऊपर जाता है तो सेलर क्या करता है, वो पी सेल करता है। फिर आप सोचना कि मार्केट नीचे आता है तो सेलर क्या कैसे पैसे बनाता है, तो सी सेल करके पैसे बनाता है। ऐसे सोच सोच के आपको लिखना है, वो रटने वाला नहीं करना है ना। सो आई होप आपने वो प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम अपनी स्टडीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्त, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग करता हूँ कि हमारा जो डेरिवेटिव वाला मार्केट है वो कन्फ्यूजिंग कहाँ से हो जाता है। तो जैसे ही आप अगर इक्विटी मार्केट की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक बायर होगा एक सेलर होगा और काम चल रहा है। ठीक ऐसे ही हमारे डेरिवेटिव के मार्केट में ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर होते हैं। एंड फर्दर ये जो ऑप्शन बायर है ना, इसका अगर व्यू बुलिश है चाहे बेरिश है, दोनों ही केसेस में ये बाई ही करने वाला है। देखो जो अभी मैंने आपने जिस स्लाइड पे प्रैक्टिस किया है ना, अब जरा आप मेरे साथ जरा नोटिस करना। आपने यहाँ पे ये लिखा होगा कि जब मार्केट ऊपर जाएगा आप देख रहे हो उस केस में बाई कर रहे हो, मार्केट नीचे आएगा आप बाई कर रहे हो। यानी कि मार्केट ऊपर गया या नीचे गया आप बस बाई ही कर रहे हो। तो इसी में आपको कन्फ्यूजन आएगी, आपको ऐसा लगेगा यार मार्केट गिर रहा है तो मैं खरीद के कैसे पैसे बना सकता हूँ। यस, बना सकते हैं, क्योंकि आप इस समय पे पी वाले इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो। वेयर एज आप देखो जब आप सेलर बन के काम कर रहे हो तो चाहे मार्केट ना ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे आए, आप दोनों ही केस में तो सेल ही कर रहे हो। अब ये जो ऑप्शन वाला पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने के लिए मैं आपको लेके आऊँगा लाइव मार्केट में। वहाँ पे चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आती हैं और वहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ा सा शर्त लगाऊंगा ताकि आपको ये ऑप्शन का मार्केट थोड़ा सा और बेटर समझ में आए। सो चलो जी, यहाँ से मैं आपको सीधा लेके आता हूँ धन पे और यहाँ पे हम लोग कुछ शर्त लगाने वाले हैं और मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूँ कि ये ऑप्शन का मार्केट क्या होता है। तो पहले मैं आपके साथ ना नॉर्मल शर्त लगाऊंगा, आपको बस मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है, मतलब अपने मन में पार्टिसिपेट करना, और उसके बाद से हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने रिलायंस का चार्ट लगाया, जिस तरीके से आप अपने यार दोस्त से शर्त लगाते हो ना, एकदम वैसा ही यहाँ पे भी जाने वाला है। मान लो यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया, 5 मिनट की कैंडल्स लगाई, तो 5 मिनट मैंने यहाँ पे किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब मान लो दोस्त, हम दोनों लोगों में एक शर्त लग रहा है। मैंने आपसे ये बोला कि इस चार्ट को देखो और मुझे ये बताओ कि रिलायंस अगले 5 मिनट में यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। आपने कुछ एनालिसिस करी और आपने बोला कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैंने आपसे एक सिंपल सा शर्त लगा लिया। शर्त आपसे मैंने ये लगाया कि चलो अगर ऊपर गया तो मैं तुमको 10 रुपये दूंगा और अगर नीचे आया तो तुम मुझे 10 रुपये दोगे। आपने बोला डन, डन हो गया। हो सकता है या तो आप जीते होगे या मैं जीता हूँगा, या आपने 10 रुपये हारे या मैंने 10 रुपये हारे। ये शर्त आपको समझ में आया। अब आप इसमें बारीकी में जाके जरा आप इस बात को समझो। बारीकी में जाओगे आप यह देखोगे कि मैंने आपको एक टाइम कंडीशन दिया। मैंने आपसे बोला अगले 5 मिनट में ही बताना है। आप देखो ना, हम लोग शर्त भी लगाते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, तो कैसे लगाते हैं, भाई तू 1 प्लेट मोमोज खा लेगा लेकिन सिर्फ 1 मिनट में, तू 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी लेगा लेकिन सिर्फ 2 मिनट में,
ताकि अगर वो टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा ना तो वो बंदा जीतने ही वाला है। वो बड़े आराम से हमारा दोस्त हमारे ऑफिस में या फिर टेबल पे बैठेगा, धीरे धीरे करके वो 2 लीटर क्या 3 लीटर की भी कोल्ड ड्रिंक खत्म कर देगा अगर आपने शर्त लगाया तो इस वजह से समय का जो टाइम का कंस्ट्रेंट है वो देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे मार्केट में जब आप आएंगे ना, चाहे हमारा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन में स्पेशली हमें वो समय देना पड़ेगा, वो समय का कंस्ट्रेंट हम लगा देते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सपायरी। सो यहाँ पे मैंने रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और मैं आपसे यहाँ पे एक शर्त लगाने वाला हूँ। जैसे मान लो दोस्त, मैंने पहले आपको ये पूरा का पूरा चार्ट दिखाया 5 मिनट वाला, मैंने बोला ये चार्ट देख लो और चार्ट देखने के बाद से आप मुझसे एक शर्त लगाओ। शर्त ऐसा है कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। आपने मुझे बताया कि यार मुझे लग रहा है अगले 5 मिनट में मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैंने बोला कि चलो 10-10 रुपये का शर्त लगाते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं आपको 10 रुपये दूंगा और अगर मार्केट नीचे गया तो आप मुझे 10 रुपये दोगे। आपने बोला डन, मैंने बोला डन, हमने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक शर्त लगा लिया। ठीक ऐसे ही ऑप्शन का भी मार्केट काम करता है, वहाँ पे भी हम लोग एक दूसरे से शर्त ही लगा रहे होते हैं। मैं लाइव मार्केट में एक शर्त कैसे लग रहा है उस चीज़ को आपको आपके सामने लगा के दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सीधा फाइनल प्रोडक्ट बस दिखा रहा हूँ। समझने वाला काम तो आप, मुझे पता है आप चीते की स्पीड से समझोगे, है ना। तो मैं यहाँ पे एक रिलायंस लगाता हूँ और ज़रा इसमें मैं लेके आता हूँ दोस्त 1200, जो अभी मैंने आपके सामने लगाया ना, मैं वही वाला शर्त लगाता हूँ। तो यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन को मैंने जोड़ दिया और ज़रा हम देखते हैं कि ये जो शर्त लग रहा है ना, ये शर्त क्या है। ये जो टॉप में अभी देख रहे हो आप, तो देखो दोस्त, ये शर्त ये बोल रहा है कि एक बायर होगा एक सेलर होगा। ऐसे ही तो होता है कोई भी ट्रेड, यहाँ पे भी ऐसे ही आप समझना। तो आप मान लो कि इस ट्रेड में आप बायर हो और मैं सेलर हूँ, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मैंने आपको चार्ट दिखाया, रिलायंस अभी 1274 पे चल रहा है। मैंने आपसे पूछा ऊपर जाएगा कि नीचे, आपने बोला ऊपर। मैंने बोला भाई कितना ऊपर जाएगा। आपने बोला कि यार सर मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ ना, अगर आप 24 अप्रैल तक की बात करोगे, यानी कि आज से 7 दिन बाद को अगर मैं ध्यान में रखूं, तो 7 दिन में बड़े आराम से रिलायंस 1270 से बढ़ के 1400 रुपये पे आराम से पहुंच जाएगा। और ऐसा रियल लाइफ में होता भी है, आपने कई बार ही देखा होगा, 1270 से रिलायंस बढ़ के 1400 पे चला भी जाएगा। मैंने बोला कि चलो जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1270 से बढ़ के 24 तक रिलायंस 1400 पे अगर चला जाएगा ना, तो एक शर्त लगाते हैं। आप मुझसे 1270 पे ही एक शर्त लगा लो, आप मुझे ना 13 रुपये 80 पैसे दे दो और इस 13 रुपये 80 पैसे के बदले में मैं आपको इस बात का राइट देता हूं कि रिलायंस 1270 से जितना ऊपर जाएगा ना, उतना पूरा पैसा मेरी जेब से आपको, जो आपको अभी फिलहाल में लग रहा है कि 1400 पे आ जाएगा, तो आप मुझे बताओ 1270 से कितना ऊपर आपको लग रहा है आ जाएगा। तो आपने कैलकुलेट किया और आपने बोला कि सर मुझे लग रहा है 130 रुपये ऊपर आ जाएगा। तो मैंने बोला इस 13 रुपये 80 पैसे के बदले में ना 130 रुपये आप कमा सकते हो। आपको सिर्फ मैं पैसे तभी दूंगा जब आप मुझे आप अभी के अभी 13 रुपये 80 पैसे दे दो। आई होप आप समझ रहे हो। मैं आपके सामने ना दूसरा शर्त लगाता हूँ और वो शर्त थोड़ा ईजी करता हूँ। मान लो मैंने आपके सामने ये जो हमने 5 मिनट वाला शर्त लगाया था ना, इसी शर्त को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ दोस्त, और धीरे धीरे ऑप्शन के मार्केट में जैसे शर्त लगते हैं ना, वैसे मैं आपको ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो आपके सामने मैंने ये शर्त लगाया कि भाई 24 तारीख के रिस्पेक्ट में या फिर सिर्फ 5 मिनट के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने बोला इस चार्ट को आप देख के बताना मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। आपने बोला कि सर मुझे लग रहा है ना ये मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैंने आपसे बोला कि मेरा आपके साथ ना एक प्रपोजल है, एक सिंपल सा मैं आपके सामने ऑफर रख रहा हूँ। ऑफर ये है, फिलहाल में रिलायंस 1273 रुपये पे चल रहा है। आप मुझे ना अगर 5 रुपये दोगे तो इसके बदले में मैं आपको इस बात का राइट दे दूंगा कि 1273 से जितना ऊपर रहेगा ना, अगले 5 मिनट के बाद हम आके मार्केट में देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी 3:20 हो रहा है, तो 3:25 पे हम लोग आके देखेंगे इसका रेट क्या चल रहा है। 1273 से जितना ऊपर चल रहा होगा ना, उतना पूरा पैसा मेरी जेब से आपको, लेकिन बदले में आपको मुझे 5 रुपये देना पड़ेगा। आपने बोला डन है जी। मान लो इस केस में आपने बोला रिलायंस ऊपर जाएगा और ये ऊपर चला भी गया, ये 1273 से चला गया 1290 रुपये पे, तो ये कितना रुपया ऊपर चला गया? ये चला गया है दोस्त 17 रुपये ऊपर। आपने 17 रुपये कितना लगा के कमाया? 5 रुपये। तो 5 रुपये के खर्चे को मैं माइनस कर दूं तो नेट प्रॉफिट 12 रुपये का हो गया ना। इसी तरीके से शर्त हमारे ऑप्शन के मार्केट में लगाया जाता है। अभी तक आपको ये समझ में आया दोस्त? यही है, लोगों ने इसको इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है ना, इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं आपके सामने एक दूसरा शर्त रखता हूँ। देखो ये जो लाइव वाला शर्त लग रहा है ना, ये मैं इस शर्त की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला कि
कि भाई इस चार्ट को देख के बताना क्या लग रहा है आपको मार्केट। तो आपने बोला कि सर एक्सपायरी पहले आप बताओ, आप मुझे ये बताओ कि 5 मिनट का ही आप समय दोगे ना, तो ऐसा थोड़ी है कि 5 मिनट में ये रिलायंस 1273 से बढ़ के 1400 पहुंच जाएगा, 1500। मैंने बोला बात तो सही बोल रहे हो यार, 5 मिनट में नहीं पहुंचेगा, लेकिन क्या 7 दिन में पहुंच सकता है 1500? आपने बोला हाँ 7 दिन में पहुंच सकता है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने एक शर्त लगाया। मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या लग रहा है, रिलायंस ऊपर जाएगा? आपने बोला हाँ जाएगा, जरूर जाएगा। तो मैंने बोला कि एक शर्त लगा लो, रिलायंस 1270 से जितना ऊपर रहेगा ना, उतना पैसा मेरी जेब से आपको, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ तभी दूंगा जब आप मुझे एक शेयर पीछे 13 रुपये 80 पैसे दे दो। अब मान लो 7 दिनों के बाद 24 तारीख को हम लोग मार्केट में आके देखें और रिलायंस हमारा सच में 1500 रुपये पे दिख रहा था। तो दोस्त आप कितने रुपए से सही हो गए? आप इस समय पे सही हो गए हो 230 रुपये से। तो आप मुझसे बोलोगे कि चलो भैया निकालो, वो 230 निकालो। मैंने बोला ठीक है भाई ले जा। बाकी लेकिन 230 आपने कितने रुपए लगा के कमाए? 13 रुपये 80 पैसे। तो 13 रुपये 80 पैसे को अगर आप माइनस कर देंगे ना, तो मोटा मोटा आप इस समय पे कितना कमा लोगे दोस्त? 212 रुपये 20 पैसे, इतने का आपको नेट प्रॉफिट हो जाएगा। सो आई होप आप ये जो शर्त लगाने वाला काम है इसको आप समझ रहे हो। इसके आगे हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं, लेकिन आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। मैं हाईली रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इस पूरे वीडियो को आपको एक बार और जरूर देखना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।